हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बच्चे हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री और चैप्टर है हमारा 10th। इसमें हम विद्रोही और राज चैप्टर जो है इसको करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो, इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। जितनी भी हमारी अपडेट होगी, लाइव क्लास वगैरह, आपको यहाँ से पता लग जाएगा। और आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, बिल्कुल फ्री है। गूगल पे जाना है, eklavyastudypoint.com सर्च करना है। आपके सामने जो पहला लिंक आएगा वो हमारी वेबसाइट का होगा, उसमें आपको क्लास 12th में चले जाना है, ठीक है। आपके सामने सब्जेक्ट होंगे, जैसे हिस्ट्री में पढ़ना है तो हिस्ट्री के नोट्स के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर देना। ये टेबल आ जाएगी, यहाँ पे चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज MCQ मिल जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर तरह की चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल करा दी जाएगी, तो आप वहाँ से भी विजिट करके जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बात करते हैं हम 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कैसे हुआ था, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे फिर वो धीरे 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 करके विद्रोह जो है आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखिए हुआ क्या कि 10 मई 1857, डेट याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। 10 मई 1857 को दोपहर की बात है, ठीक है। दोपहर के बाद मेरठ जो जगह है, मेरठ जो छावनी है, यहाँ पे जो सिपाही थे इन्होंने विद्रोह कर दिया था। यानी कि जो 1857 का विद्रोह है ये शुरू कब हुआ था? 10 मई 1857 को, ठीक है। कहाँ से शुरुआत हुई थी? मेरठ से। यदि मैं मैप में देखूं तो ये आपका यूपी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे आप दिल्ली देखते हो, दिल्ली से मेरठ की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत हो गई थी। और जब ये शुरुआत होती है तो वहाँ पे कौन विद्रोह करते हैं? जो ये सिपाही लोग थे, ठीक है, जो सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। तो ये समझिए, आगे चलते हैं। फिर क्या होता है? 10 मई 1857 को दोपहर में ये विद्रोह हो जाता है और इसकी शुरुआत जो है वो भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से होता है, ठीक है। शुरुआत किससे हुआ है? पैदल सेना से। जो पैदल सेना थी उन्होंने इसकी करी है शुरुआत। फिर धीरे धीरे इसमें जो घुड़सवार फौज होती है, जो घुड़सवार सेना होती है, वो भी इसमें शामिल हो जाती है। और फिर ये धीरे धीरे शहर तक फैलने लग जाता है, ठीक है। अब शहर में फैलता है तो क्या होता है? शहर के जो आसपास का जो देहात था, जो गांव था, उसके जो लोग होते थे वो भी सिपाहियों के साथ आ जाते हैं, ठीक है। अब ये भी आपको याद रखना है, शुरुआत कहां से होती है? मेरठ से। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। किससे शुरुआत होती है? पैदल सेना से। लेकिन बाद में कौन जुड़ जाते हैं? घुड़सवार फौजी। ये भी हमने समझ लिया। फिर घुड़सवार फौजी हो गए, पैदल सैनिक हो गए, और इनके साथ जो आम लोग होते हैं, वहाँ पे गांव के रहने वाले जो देहात के लोग जो होते हैं, वो भी सिपाहियों के साथ आ जाते हैं, यानी कि सेना के साथ जुड़ जाते हैं। सिपाहियों ने क्या करा? सबसे पहले ये जाते हैं शस्त्रागार। शस्त्रागार जहाँ पे शस्त्र रखे होते हैं, हथियार रखे होते हैं, ठीक है, बंदूकें वगैरह रखी हो जाती है, राइफल वगैरह रखी होती है, वहाँ पे जाते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। जब उनको इस पे कब्जा हो जाता है तो उनके पास क्या आ जाता है? हथियार आ जाता है। यानी कि वहाँ पे कब्जा करके हथियार और गोला बारूद जो था, जो यहाँ पे रखा हुआ था, ये उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। ये याद रखना। फिर आगे क्या होता है? इसके बाद इन्होंने अंग्रेजों पर निशाना साधा। इन्हें जहां पे भी अंग्रेज दिखे उड़ाने लगे उनको, ठीक है, गोलियां मारने लगे। और उनके बंगले जहां पे भी थे, बंगले, उनके साजो सामान, सबको तहस नहस कर दिया, जला दिया, फूक दिया, आग लगा दी बिल्कुल। जहां पे भी अंग्रेजों के बंगले दिखे सब इन्होंने फूकने शुरू कर दिए। फिर क्या होता है बच्चे कि रिकॉर्ड दफ्तर या जेल, अदालत, डाक खाने, सरकारी खजाना, जो भी इनको दिखता था, या कोई भी सरकारी बिल्डिंग, इमारत, उसको ये लूट लेते थे, तबाह कर देते थे। यानी कि इन्होंने जो भी सरकारी रिकॉर्ड, दफ्तर वगैरह जो भी दिखा, डाक खाना, अदालत, सबको लूटना शुरू कर दिया। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली जो टेलीग्राफ लाइन थी, जो उस समय में टेलीग्राफ लाइन थी, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया? कट कर दिया, यानी कि काट दिया। फिर जैसे ही अंधेरा हुआ, ये बात है दोपहर के बाद की, हमने पढ़ा था ना कि दोपहर के बाद शुरू हुआ था, अब हो गई है रात। अंधेरा होते ही सिपाहियों का एक जो ग्रुप था, एक जत्था जो था, एक समूह जो था, वो घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल दिया। अब हमने क्या देखा कि मेरठ से शुरुआत हो गई है, ठीक है, दिन दिन में ये फैल गया हर जगह। फिर वहां से एक समूह इनका दिल्ली की तरफ चल देता है। कहाँ चल देता है? दिल्ली की तरफ। फिर दिल्ली की तरफ जाते हैं, फिर आगे क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो इस तरीके से ये विद्रोह कुछ हो रहा था, जो भी दिख रहे थे सबको वहां पे क्या कर दिया जा रहा था? मार दिया जा रहा था। खासकर अंग्रेजों को तो चुन चुन के मारा जा रहा था, जो भी सरकारी बिल्डिंग होती थी उसको लूट लिया जाता था। ये चल रहा था विद्रोह, ठीक है। फिर ये जो समूह है, 10 मई को शुरुआत हुई थी, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, यानी नेक्स्ट डे, अगले दिन 11 मई को सुबह सुबह लाल किले के फाटक पे ये लोग पहुंच जाते हैं। रमजान का महीना चल रहा था
और मुगल सम्राट जो थे, ये अंतिम मुगल सम्राट हैं बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो थे उस समय में नमाज पढ़कर सहरे खाकर उठे थे। अब उस समय क्या होता है कि ये लोग जो थे ये फाटक पे चले जाते हैं, वहां पे शोरगुल होने लग जाता है, शोर सुनाई देने लग जाता है। बाहर खड़े सिपाहियों ने क्या करा, जानकारी दी उनको, जो मुगल सम्राट थे उस समय में, अंतिम मुगल बादशाह, कि उनको जानकारी मिलती है कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए हैं, जितने भी हमें अंग्रेज पुरुष दिखे मेरठ में हमने सभी को मार दिया है, क्योंकि वो हमको गाय और सूअर की जो चर्बी है उसमें लिपटे हुए कारतूस जो थे उसको वो देते थे, जिसे हमें दांत से खींचकर यूज करना होता था। ठीक है, अब दांत से हम ऐसी चर्बी वाले कारतूस को अगर खींचेंगे जिसमें गाय और सूअर की चर्बी हो, तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, हिंदू और जो मुस्लिम थे इन सभी का क्या हो रहा था, धर्म भ्रष्ट हो रहा था। उन्होंने ये बात बताई कि भाई हम इसलिए अंग्रेजों को मार कर आए हैं क्योंकि अंग्रेज हमको ऐसे कारतूस दे रहे थे जिसकी वजह से हमारा धर्म जो है भ्रष्ट हो रहा था। अब भाई बहादुर शाह जफर को ये पूरी कहानी पता लगी कि ऐसे ऐसे हुआ। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम हमसे क्या चाहते हो, यहाँ पे किस लिए आए हो। उन्होंने फिर जो विद्रोही थे उन्होंने ये कहा कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपका सपोर्ट, यानी हमें आपका नाम चाहिए, आप अपने हमें मतलब अपनी लीडरशिप में, अपने नेतृत्व में हमारे इस आंदोलन को आगे बढ़ने के लिए आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। अब ऐसे में क्या था भाई, बहादुर शाह जफर मना तो कर नहीं सकते थे क्योंकि वो अंग्रेजों को वैसे ही मार के आए थे, पता लगे इनको भी नाप दें, तो उसने भी बोल दिया ठीक है कर देते हैं। फिर क्या होता है, तब तक सिपाहियों का एक और जत्था यानी एक और ग्रुप जो था दिल्ली में आ चुका था, और शहर के जो आम लोग थे उनके साथ वो भी जुड़ने लगे थे क्योंकि अफवाह फैल चुकी थी ऐसा ऐसा हो गया है। बहुत सारे अंग्रेज जो थे वो मारे गए थे। दिल्ली के जो अमीर लोग थे उन पे भी हमला शुरू हो गया। अभी तो शुरू शुरू में इन्होंने अंग्रेजों का निशाना बनाया था, ठीक है, जितने भी अंग्रेज थे अंग्रेजों को इन्होंने चुन चुन कर मारा, लेकिन अमीर लोगों को अब इन्होंने मारना शुरू कर दिया है, यानी अमीर लोगों को भी इन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया, उन पे हमला हुआ और लूटपाट हुई। तो दिल्ली के जो अंग्रेजों के जो नियंत्रण से जो दिल्ली है वो पूरी तरीके से बाहर जा चुकी थी। ठीक है, अब अंग्रेजों का उस पर कंट्रोल नहीं था क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों को मार दिया था। कुछ सिपाही जो थे वो लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार का जो शिष्टाचार होता है, जो तौर तरीके होते हैं, वो भी नहीं माना, बेधड़क उसके अंदर क्या हो गए, दाखिल हो गए थे। ठीक है, उनकी मांग क्या थी कि जो बादशाह है वो उन्हें अपना आशीर्वाद दें। आशीर्वाद का मतलब है अपना सपोर्ट दें, क्योंकि उनको एक नेतृत्व की जरूरत थी। तो नेतृत्व के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पे किस किस ने नेतृत्व किया। तो इनको नेतृत्व मिल गया। सिपाहियों से घिरे हुए जो बहादुर शाह थे, इनके पास क्या था, उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, कोई चारा नहीं था। ठीक है, मानना ही था। इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली। वैधता हासिल कैसे हो गया, क्योंकि अब उसको सपोर्ट मिल चुका है बहादुर शाह जफर का, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पे चलाया जा सकता था उस आंदोलन को। ठीक है, हालांकि बहादुर शाह जफर कोई मजबूत नहीं थे इस समय में, अंग्रेजों के सामने कुछ भी नहीं थे। ठीक है, लेकिन फिर भी उनका एक सपोर्ट मिल जाता है, तो एक आप ये लगा लो कि उसको आंदोलन को एक नाम मिल जाता है इस तरीके से। फिर आगे देखो क्या हुआ, हमने 10 तारीख पढ़ी और 11 तारीख पढ़ी, यानी 10 मई 11 मई। अब 12 और 13 को देखते हैं। 12 और 13 मई को क्या होता है, उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसे ही खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है, बहादुर शाह जफर जो है उन्होंने भी विद्रोह को अपना सपोर्ट दे दिया, यानी कि समर्थन कर दिया है। तो एकदम से सिचुएशन जो थी, हालात जो थे वो बदलने लगे, चेंज हो गए। गंगा घाटी की जो छावनियां थी और दिल्ली के पश्चिम की कुछ और छावनियां जो थी, यहाँ पे विद्रोह के स्वर तेज होने लगे, क्योंकि अब इन्हें पता लग गया था कि सिपाहियों ने क्या करा, दिल्ली को अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त कर लिया है, यानी उनके हाथ में सब कुछ आ गया है। तो इन्होंने सोचा कि अब हम भी क्या कर सकते हैं, उनके लिए विद्रोह कर सकते हैं, उनके साथ हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये चीजें तेज होने लगी थी। अब एक चीज है इंपॉर्टेंट, ये समझना है आपको, विद्रोह का ढर्रा। अब ये विद्रोह का ढर्रा जो है, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। विद्रोह का डर्रा मतलब है विद्रोह किस प्रकार से था। तो विद्रोह ना जहां जहां फैल रहा था हर जगह समान था, यानी एक जैसा ही विद्रोह था, एक जैसा ही पैटर्न, आप कह सकते हो पैटर्न कैसा था विद्रोह का। तो उसका पैटर्न कैसा था, हमने क्या पढ़ा था कि जो विद्रोही थे उन्होंने क्या करा, पहले शस्त्रागार पे कब्जा किया, हथियार लूटे, उसके बाद जो भी सरकारी बिल्डिंग दिखी उसको लूटा। ठीक है, अंग्रेजों को मारा। ये जो पैटर्न था, सेम पैटर्न अलग अलग जगहों पे होने लगा। उन्होंने भी क्या करा, शस्त्रागार पे कब्जा किया।
ठीक है, हथियार लूटे, अंग्रेजों को मारना शुरू करा, जो सरकारी बिल्डिंग थी उसको तोड़ना लूटना शुरू करा, ये सब चलता रहा। तो ये विद्रोह का एक पैटर्न था जो सभी जगह पे एक जैसा ही देखने को मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंची, वैसे वैसे सिपाही जो थे हथियार उठाते गए। जैसे ही उनको पता लगा ना कि विद्रोह हो रहा है, जैसे जैसे इनको पता लगा तो सारे सिपाही क्या होने लगे, हथियार उठाने लगे, उनके साथ हो गए। सभी छावनियों में, यानी हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम जो था वो एक जैसा था। एक जैसा क्यों था, आगे इस पे भी पढ़ेंगे, क्योंकि प्लानिंग के साथ था, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि विद्रोह हो चुका है, उसकी खबर जो है बहुत तेजी से फैल गई है, एक शहर से दूसरे शहर में फैल गई है। जहां जहां सिपाहियों को पता लग रहा है ऐसा हुआ, तो वो भी क्या कर रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं। सभी जगह विद्रोह जो है एक जैसा ही देखने को मिल रहा है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, कि सैन्य विद्रोह जो है कैसे शुरू हुए। ठीक है, ये जो सेना का विद्रोह था ये शुरू कैसे हो गया, सिपाही कैसे मतलब इस विद्रोह में शामिल हो गए, ये सारी चीजें देखते हैं। तो देखिए, सिपाहियों ने किसी ना किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्यवाही शुरू करी। वो विशेष संकेत क्या है, आगे देखते हैं। कुछ जगह पे तो क्या हुआ, शाम के समय इन्होंने क्या करा, तोप का जो गोला था वो दाग दिया। तोप का गोला दाग दिया तो उससे आवाज आई होगी, तो लोगों को पता लग गया होगा कि भाई हमें चलना है अब। तो कहीं पे इन्होंने क्या करा, बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया कि भाई हम विद्रोह कर रहे हैं, हमारे साथ आ जाओ। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, शस्त्रागार पे कब्जा करा, यानी कि जहां पे हथियार रखे जाते हैं वहां पे कब्जा किया और उसको लूटा। फिर उन्होंने सरकारी जो खजाना था, ठीक है, अंग्रेजों का, उसको उन्होंने जाके लूटा। इसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, जो रिकॉर्ड रूम थे जहाँ पे रिकॉर्ड रखे जाते थे, उन पे, बंगलों पे, जितनी भी सरकारी बिल्डिंग थी उन सभी रिकॉर्ड को उन्होंने तहस नहस किया और सारे रिकॉर्ड जो उनको दिखे उसको उन्होंने क्या करा, जला दिया। ठीक है, खत्म कर दिया। गोरों से संबंधित हर चीज, यानी गोरे मतलब यहाँ पे अंग्रेज से है, ठीक है, जो अंग्रेज थे उनसे रिलेटेड हर चीज और हर शख्स हमले का निशाना था। अगर अंग्रेज के साथ काम करने वाला कोई भारतीय भी रहा होगा ना, तो उसको भी निशाना बनाया गया, क्योंकि अंग्रेज से वो रिलेटेड था। यानी अंग्रेजों से रिलेटेड जो भी दिखा सभी चीजों पे उन्होंने क्या किया, निशाना बनाया। ठीक है, हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी हुई। याद रखना, आगे ना इसका भी मतलब जिक्र मिलेगा कि अब क्या था भाई, अपील जारी की जा रही थी कि सभी क्या हो जाएं, एक साथ आ जाएं और अंग्रेजों का विरोध करें। इसके लिए हिंदी भाषा में भी अपील जारी होती थी, उर्दू में भी होती थी, फारसी में भी होती थी, अलग अलग भाषाओं में अपील जारी की जाती थी। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है, विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का जो दायरा था वो फैल गया था। ठीक है, जब विद्रोह में आम आदमी, आम लोग शामिल हो गए थे, तो जाहिर सी बात है हमले का दायरा बढ़ेगा, क्योंकि आम लोग भी उसमें शामिल हो जाएंगे तो और बड़े पैमाने पे हमला होगा। लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे शहरों में साहूकार, अमीर जो थे, ठीक है, जो शाहूकार लोग होते थे, पैसे वाले जो लोग होते थे, विद्रोहियों के गुस्से का शिकार उनको भी बनना पड़ा। यानी उन्होंने अमीरों को भी नुकसान पहुंचाया। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क मानते थे बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे, क्योंकि किसानों को लगता था कि ये तो अंग्रेजों के चमचे हैं, अंग्रेजों की बातें मानते हैं, ठीक है, अंग्रेजों की तरह ये हमारा शोषण करते हैं। इसीलिए किसान तो पहले ही इन साहूकारों से, अमीरों से नाराज रहते थे, तो उनको भी मौका मिल गया था, तो इन पे भी क्या होने लगा, हमला होने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ज्यादातर जगह पे क्या था, जो अमीर लोग होते थे उनका घर बार लूट लिया, तबाह कर दिया। सिपाहियों की जो कतारें थी उसमें भी छिटपुट विद्रोह ने जल्दी ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। जो छोटे छोटे विद्रोह होते थे अब वो ऐसे बड़े विद्रोह हो गए जो चारों तरफ फैल चुके हैं। शासन की सत्ता की सरेआम अवहेलना होने लगी, यानी अंग्रेजों का शासन एक तरह से खत्म हो गया था कुछ समय के लिए। कोई कानून नहीं मानता था, कोई बात मानता ही नहीं था। ठीक है, यानी अब अंग्रेजों का जो सत्ता होती थी उसकी खुलेआम अवहेलना होती थी, कोई भी बात नहीं मानने को तैयार हुआ। फिर मई जून के महीने में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्रवाई का कोई जवाब नहीं था। वो कंट्रोल करना चाहते थे पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उनकी खुद की जिंदगी पे बनाई थी। अंग्रेज अपनी खुद की जान बचाने के लिए, अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपना घर बार बचाने के लिए में फंसे हुए थे, वो अपने आप को बचाने में फंसे थे। तो वो कैसे मतलब इनको कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है, तो ये समस्या आ रही थी इस समय में। फिर जैसे कि एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा, ये लाइन याद रखना, एक अंग्रेज अफसर लिखता है,
उस समय जो 1857 में जो सिचुएशन हो गई थी अंग्रेजों के लिए, तो उसमें इन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन जो है वो ताश के किले की तरह बिखर रहा था। ठीक है, हम जब ताश का, आपने भी बनाया होगा बचपन में, ताश का क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, किला बनाते हैं, और जब उसमें जरा सी भी उंगली लग जाए या फिर हवा लग जाए तो वो पूरा का पूरा तहस नहस हो जाता है। ठीक है, कितनी मेहनत से बनाया और वो तहस नहस हो जाता है। तो इसी तरह इन्होंने एक मतलब एग्जाम्पल दिया है कि अंग्रेजी शासन जो था, अंग्रेजों का शासन जो था, ब्रिटिश शासन जो था, वो ताश के किले की तरह ढेर हो रहा था, बिखर रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संचार के माध्यम। ठीक है, संचार के माध्यम यानी कि कम्युनिकेशन कैसे होता था। अब देखो, दिल्ली की छावनी, मेरठ की छावनी, लखनऊ की छावनी, कानपुर की छावनी, ठीक है, जहाँ पे सेना रहती है, या बरेली की छावनी, सेना जो थी वो अलग अलग जगह पे थी। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता था, कैसे दिल्ली के सिपाही मेरठ के सिपाहियों से बात कर पाते थे, अपना संदेश पहुंचा पाते थे, या मेरठ के सिपाही कैसे लखनऊ और कानपुर के सिपाहियों से बात कर पा रहे थे। कोई कम्युनिकेशन का कोई तरीका था क्या, इसको देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ढर्रे में समानता थी। अब विद्रोह का ढर्रे का मतलब क्या है, विद्रोह का पैटर्न। स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने, विद्रोह का पैटर्न सभी जगह पे एक जैसा था। जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूं। सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने विद्रोह शुरू करा सैनिक सेना ने। फिर इसके बाद इन्होंने क्या करा, जो शस्त्रागार थे यानी जहां पे शस्त्र होते थे उनको लूटा। ठीक है, हर जगह यही हुआ। फिर इसको लूटने के बाद जो भी अंग्रेज दिखाई दिए उन अंग्रेजों को मारा गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ऐसे लोग जो अमीर लोग थे, जो साहूकार लोग थे, उनको भी मारा गया। ठीक है, साहूकार वगैरह को। तो ये जो पैटर्न आप देख रहे हो, सेम पैटर्न जो था हर जगह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए ये जो समानता जो थी वो क्यों थी, समानता सब जगह पे एक ही जैसा पैटर्न क्यों था, इसलिए क्योंकि उनकी पूरी योजना थी, यानी प्लानिंग थी। ये जो विद्रोह हो रहा है ये एकदम से नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ इसकी प्लानिंग थी, कहीं ना कहीं से प्लानिंग होती थी, कहीं ना कहीं से कोऑर्डिनेशन होता था इनके बीच में, आपस में समन्वय बना हुआ था, तभी ये सब पॉसिबल हो पा रहा था। ठीक है, विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। ठीक है, अलग अलग छावनियों के जो सिपाही होते थे, जैसे कि मान लो दिल्ली की छावनी का सिपाही, मेरठ की छावनी का सिपाही हो, या फिर आपका लखनऊ हो, अवध हो, ठीक है, कहीं का भी हो, इनके बीच में कम्युनिकेशन था। कम्युनिकेशन था, कहीं ना कहीं आपस में बातचीत कर रहे थे, जुड़े हुए थे, प्लानिंग हो रही थी और इनको ये प्लानिंग पता भी लग रही थी, तभी तो एक जैसा पैटर्न था। आगे देखते हैं। जब यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी है, आगे भी हम देखेंगे उसको, उसे भी समझेंगे। क्या होता है कि जब 7वीं अवध इर्रेगुलर कैवलरी, इसने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। अब ये जो अवध इर्रेगुलर कैवलरी है, ये क्या है, जो सेना होती है ना, देखिए सेना की जो टुकड़ी होती है, ठीक है, सेना की जो टुकड़ी होती है, ग्रुप होता है, समूह होता है, उसका नाम होता है, कुछ ना कुछ उसको नाम दिया जाता है। तो ये जो आ रहे हैं ये उनके नाम होते हैं। ठीक है, तो जब इनको पता लगा कि भाई जो कारतूस उनको मिल रहे हैं वो ऐसे ऐसे हैं, उसमें भाई चर्बी वगैरह है, तो उन्होंने क्या करा, उसको यूज करने से, इस्तेमाल करने से मना कर दिया। ठीक है, फिर उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री जो थी, दूसरी जो टुकड़ी है, उसको लिखा, खत लिखा, चिट्ठी लिखी कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए ये फैसला हमने लिया है कि जो 48वीं नेटिव जो इन्फेंट्री है, ठीक है, इसके हुक्म का हमको इंतजार है। यानी इन्होंने बताया कि हमने ये फैसला करा है कि भाई हम ये कारतूस यूज नहीं करेंगे, इससे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो हमने तो ऐसा फैसला कर लिया है। अब आप भी जल्दी हमें बताओ कि आपका क्या फैसला है, हमें आपके जवाब का इंतजार है। ठीक है, सिपाही या उनके संदेशवाहक, जो उनके संदेशवाहक होते थे, जो उनके मैसेंजर होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे, जो एक दूसरे का संदेश पहुंचाते थे। फिर हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है, पेपर में आता है कि ये जो विद्रोह हो रहा था ना 1857 वाला, ये विद्रोह इतना ज्यादा सुनियोजित कैसे था, किस प्रकार से इस विद्रोह में जो सिपाही लोग होते थे वो बिल्कुल प्लानिंग के तहत सब कुछ कर पा रहे थे, कैसे ऐसा पॉसिबल था। ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखिए, विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियर्स, ठीक है, इनका नाम है कैप्टन हियर्स, या हियर से भी पढ़ा जाता है इनको। ठीक है, तो ये जो कैप्टन हियर्स से थे, इनकी सुरक्षा का जो जिम्मेदारी थी वो थी भारतीय सिपाहियों पे, यानी ये अंग्रेज हैं और इनकी जिम्मेदारी दे रखी है इंडियंस को, भारतीय सिपाहियों को। जहां कैप्टन हियर से तैनात था, वहीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। ठीक है, जहां पे ये तैनात थे वहीं पे ये सेना भी तैनात थी। अब इन्फेंट्री का ये मानना था, इनका ये मानना था
कि क्योंकि वो अपने तमाम गोरे अफसरों को मार चुके हैं, ठीक है। अब ऐसे में जब उन्होंने सारे अंग्रेज अफसरों को मार दिया है, तो ऐसे में इनको अवध मिलिट्री का फर्ज बनता है कि या तो वो हियर से को मौत की नींद सुलाते, यानी वो उसको भी मार दें, या फिर गिरफ्तार करें उसे और 41वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है इसके हवाले कर दें, ठीक है। इनका ऐसा मानना था। फिर आगे क्या होता है इसको देखते हैं। फिर मिलिट्री पुलिस जो थी उसने ये दलील खारिज कर दी कि ना तो हम मारेंगे उनको और ना ही हम गिरफ्तार करके आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब ये तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के जो देसी अफसर थे, यानी जो भारतीय अफसर थे, ठीक है, देसी अफसर का मतलब है जो भारतीय थे, अंग्रेज नहीं थे, इनकी क्या हुई, एक पंचायत बुलाई गई कि भाई हमें क्या करना चाहिए हियरसे के साथ, उसको मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, जो भी इनके आपस में बातचीत के लिए इन्होंने पंचायत बुलाई। इस विद्रोह के शुरुआती इतिहासकारों में से एक थे चार्ल्स बॉल। इन्होंने क्या लिखा है समझिए, चार्ल्स बॉल जो थे इन्होंने लिखा है कि ये पंचायतें जो थी रात को कानपुर की सिपाही लाइनों में जुड़ती थी। कानपुर में जहां पे सिपाही रहते थे उसे सिपाही लाइन कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा पुलिस लाइन, तो पुलिस लाइन का मतलब क्या है, ऐसी जगह जहां पे पुलिस वाले रहते हो, ठीक है, ऐसे जहां पे सैनिक रहते हो उसे सिपाही लाइन कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि रात में ये क्या करते थे, इन कानपुर में इनकी पंचायतें बैठती थी और ये आपस में क्या करते थे, बातें करते थे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर पंचायत हो रही है, लोग जुट रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले जरूर लिए जा रहे हैं, यानी कि लोग मिलजुल कर फैसला ले रहे हैं। क्योंकि सिपाही लाइनों में सारे जो रहते थे वो लोग सिपाही होते थे, ठीक है, सारे के सारे सैनिक थे। इनका जो लाइफस्टाइल था, इनकी जो जीवन शैली थी वो एक जैसी थी, सभी की जीवन शैली एक जैसी थी, क्योंकि उनमें बहुत सारे जो होते थे वो ज़्यादातर एक ही जाति के होते थे, ठीक है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है, आप समझिए, क्योंकि सब एक ही जाति के थे और एक ही जगह काम करते थे, उनका लाइफस्टाइल जो है वो एक जैसा था, तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर की बात करते होंगे भाई, ठीक है। तो इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में तो जरूर सोचते होंगे, फैसला लेते होंगे, ठीक है। तो ये सिपाही जो थे ये अपने विद्रोह के कर्ता धर्ता खुद थे, सिपाहियों ने ही विद्रोह शुरू करा था, सिपाही ही प्लानिंग कर रहे हैं, सिपाही ही उसको क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं जो प्लान बन रहा है, और आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट कर रही है। तो ये चल रहा था। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेता और अनुयायी, यानी कि ये जो विद्रोह हुआ है, ठीक है, विद्रोह जो चल रहा है, इस विद्रोह के नेता कौन थे, ठीक है। क्योंकि विद्रोह शुरुआत जरूर मेरठ से हुई है, दिल्ली पहुंचा, लेकिन धीरे धीरे विद्रोह जो है देश के अन्य भागों में पहुंच गया। तो क्या बिना किसी नेता के, ठीक है, बिना किसी फॉलोवर्स के ये आंदोलन चल सकता था? तो नहीं चल सकता। तो हर जगह पे, अलग अलग जगह पे जो ये आंदोलन फैल रहा है, चल रहा है, तो कोई ना कोई तो वहाँ पे लीडर होगा ना इनका। तो वो लीडर कौन थे, कैसे बने, किसने बनाया, ये सारी चीज़ें आपको अपने को यहाँ पे देखनी है, ठीक है। तो देखिए, अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरत थी तो एक अच्छे नेतृत्व की, यानी एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को गाइड कर सके, ठीक है। और संगठन की भी आवश्यकता थी, जरूरत थी। तो अंग्रेजों से टक्कर लेना आसान नहीं था, इसलिए नेतृत्व और संगठन की आवश्यकता थी। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो विद्रोही थे, इन्होंने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली, यानी ऐसे लोगों के पास गए जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। ये लाइन याद रखना। हमने क्या हेडिंग पढ़ी है, नेतृत्व और संगठन, कुछ इस प्रकार से हेडिंग पढ़ी थी ना, एक बार वापस से देख लेते हैं हेडिंग को। नहीं, नेता और अनुयायी, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो नेता और अनुयायी जो हैं, ये कौन नेता बने, यानी अंग्रेजों से पहले कुछ लोग ऐसे थे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं नेताओं की भूमिका निभाते थे, चाहे वो राजे रजवाड़े हों, जमींदार हों, तालुकदार हों, या फिर अन्य कोई व्यक्ति रहा हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये लोग क्या गए, इनके पास गए कि आप हमारी मदद कीजिए, हमारा नेतृत्व कीजिए, हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाना है, तो आप हमारी इसमें हेल्प कीजिए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो ये आपके सामने जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, कि जैसे मेरठ से कहाँ गए, वो दिल्ली गए, किससे मिलने गए, बहादुर शाह जफर से। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह जफर अंग्रेजों से पहले क्या होता था, मुगल सम्राट होता था, मुगल बादशाह होता था, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने उन्हीं लोगों को चुना जो पहले से कहीं ना कहीं नेतृत्व करते थे। अब इसमें ना आपको देखना है किस जगह से कौन था। तो अगर हम बात करते हैं क्षेत्र,
यानी किस क्षेत्र से थे और कौन से नेता थे। तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो थे बहादुर शाह जफर। कानपुर में बात करें तो वहाँ पे नाना साहिब को नेतृत्व दिया गया। लखनऊ की बात करें तो बिजरिस कद्र थे यहाँ से, ठीक है। आरा यानी बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पे कुंवर सिंह हो जाएंगे। अवध की बात करें तो यहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह हो जाएंगे। झांसी की बात करें तो यहाँ पे लक्ष्मीबाई जी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारे थे नेता, इन्होंने इस क्षेत्र से नेतृत्व किया। यानी कि जो विद्रोही थे, जो सैनिक थे, वो गए दिल्ली में जफर के पास और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे आंदोलन को अपना नाम दीजिए। फिर कानपुर में जो लोग थे वो चले गए नाना साहिब के पास, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे इस आंदोलन में हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये पहले कहीं ना कहीं नेतृत्व करते थे। फिर ऐसे ही इनके पास गए, इनके पास गए, इनके पास गए, ठीक है। तो ये नाम आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, विद्रोह का संदेश जो था वो आम पुरुषों और महिलाओं के जरिए, कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैल रहा था। तो ये विद्रोहियों का जो संदेश होता था कहाँ से फैलता था, जो आम आदमी होते थे, वहाँ के आम पुरुष और आम महिलाएं होती थी, वो इसको आगे पहुंचा रही थी, ठीक। कुछ जगह पे जो धार्मिक लोग थे, जो धार्मिक नेता होते हैं या धर्मगुरु वगैरह होते हैं, वो भी क्या कर रहे थे, इसको फैला रहे थे, यानी कि सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, फैला रहे थे, ठीक है। मेरठ से खबरें आ रही थी कि वहां पे हाथी पर सवार होकर एक फकीर को देखा गया है, जिससे सिपाही मिलने जाते थे। यानी एक फकीर था जो हाथी पे सवार होकर आता था, सिपाही लोग उससे मिलते थे, ठीक है। और लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे जो धार्मिक नेता थे वो अंग्रेजों के खिलाफ कहीं ना कहीं अंग्रेजों को नेस्तनाबूद करना, यानी उनको सत्ता से हटाना, इसके लिए अलग जगा रहे थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ आ जाओ, सारे एक साथ हो जाओ, विद्रोह को, मतलब ये हवा दे रहे थे विद्रोह को। आप ये दूसरे तरीके से कह सकते हो कि विद्रोहियों का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, ठीक है। विद्रोहियों की बातों को आगे तक पहुंचाने का काम जो थे वो धार्मिक नेता या आम महिला पुरुष, ठीक है, ये सब लोग कर रहे थे। अन्य स्थानों पर किसान, जमींदार, आदिवासी, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाया, ठीक है, इन्हीं ने। और कई स्थानों पे जो स्थानीय नेता होते हैं, जो लोकल नेता होते थे, वो सामने आ गए थे, ठीक है। जैसे कि एक अच्छा एग्जांपल है, ये आपको याद रखना है। यूपी में जो बड़ौत है, बड़ौत में शाहमल नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है। इसने क्या करा, वहां के लोगों को मोटिवेट करा, इकट्ठा करा, उकसाया। छोटा नागपुर में जो सिंहभूम वाली जगह है, वहां पे एक आदिवासी था जिसका नाम था गोनू। गोलू नहीं है, गोनू। गोनू ने क्या करा, वहां के जो कोल आदिवासी थे उनका नेतृत्व करा, उनको भड़काया, ठीक है, भड़काया या उकसाया, ताकि वो क्या करें, विद्रोह में शामिल हो जाएं। तो ये कर रहे थे ये लोग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये गोनू वाला जो है ना, ये पेपर में आया हुआ है, ये एनसीईआरटी के बीच में से भी क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में, एमसीक्यू में। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, समझना है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अफवाहें और भविष्यवाणियां। देखिए उस समय में क्या होता था, कुछ अफवाहें फैल गई थी और कुछ भविष्यवाणियां थी जिसपे लोग विश्वास करते थे। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ये 1857 का विद्रोह है ये फैला, तेजी से हुआ। देखिए विद्रोह के समय तरह तरह की अफवाहें और भविष्यवाणी देखने को मिलती है, जिस कारण क्या था, आम लोग जो थे वो विद्रोह से जुड़ गए, ठीक है। जितने भी आम लोग थे वो विद्रोह से जुड़ गए थे। और मेरठ से दिल्ली आने वाले जो सिपाही थे उसमें बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया था। स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके हैं कि जब मेरठ से गए थे सिपाही दिल्ली, तो उन्होंने बताया था भाई कि हमें तो ऐसी ऐसी मतलब चर्बी वाली कारतूस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। ये पूरी की पूरी कहानी उनको पहले से बता दी गई थी, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था ऐसा ऐसा हुआ था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम ना कुछ अफवाहें कह लो, भविष्यवाणी कह लो, इसको देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे देखिए क्या है, वही चीज है जो अभी हमने पढ़ा है, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट जो थे कैप्टन राइट, इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई थी। उसमें इन्होंने क्या लिखा था कि दमदम नाम की जगह में एक शस्त्रागार जो था, वहां पे काम करने वाला एक नीची जाति का खलासी जो था, ठीक है, जनवरी 1857 की बात कर रहा है ये, जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही जो था, अब देखो अफवाहें कैसे फैल रही थी ये समझिए। एक ब्राह्मण सिपाही से उसने बोला कि मुझको पानी चाहिए, मुझे पानी पिला दो। सिपाही जो है वो ब्राह्मण है और जो पानी मांग रहा है वो नीची जाति का है, यहाँ पे बताया जा रहा है। ब्राह्मण सिपाही ने ये कह के उसे पानी पिलाने से मना कर दिया कि तुम तो नीची जाति को, अगर मैं तुमको पानी पिलाऊंगा तो मेरा जो लोटा है वो क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा।
अब इस चीज को समझना ध्यान से कि एक ब्राह्मण सिपाही से उसने पानी मांगा, लेकिन उसने पानी देने से मना कर दिया। उसने ये कहा कि इससे मेरा लोटा जो है दूषित हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। इसके बाद उस व्यक्ति ने क्या कहा, ये समझिए। रिपोर्ट ये बताती है कि उस खलासी ने ये जवाब दिया कि जल्दी ही तुम्हारी जाति नष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सूअर की चर्बी लगे जो कारतूस हैं मुंह में डाल के खींचने पड़ेंगे। अब जब तुम मुंह में डाल के खींचोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा तो धर्म भ्रष्ट होगा। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को विश्वसनीयता के बारे में कहना तो मुश्किल है कि ये सही है या गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो इससे ये पता लग जाती है कि अफवाह जो है वो कैसे फैलती है। अब इस खलासी ने ऐसा बोल दिया, खलासी ने ये बोल दिया कि भाई कारतूस तुम्हें मुंह से खींचने पड़ेंगे, तुम्हारा तो धर्म भ्रष्ट हो ही जाएगा। अब ये बात सैनिक को पता लगी, सैनिक ने जाके अपनी छावनी में बताया होगा, तो अन्य सैनिकों को पता लगी होगी, फिर इनका कम्युनिकेशन दूसरी छावनियों से भी था। ठीक है, दूसरी छावनी के भी लोगों को भी जानते थे, सिपाहियों को, उनको पता लग गई होगी कि भाई अंग्रेज ऐसे कारतूस लेके आए हैं जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। फिर वो तीसरी छावनी में खबर पहुंची होगी। अब जब वहां खबर पहुंचेगी तो वहां के सिपाहियों को पता लगेगा, सिपाही अपने परिवार वालों को बताएंगे। इस तरीके से मतलब जो एक छोटी सी खबर थी वो फैलते फैलते एक अफवाह का रूप ले लेगी। और अंग्रेजों पे तो उनको कोई शक था नहीं, क्योंकि अंग्रेज ऐसे थे ही, वो कुछ भी कर सकते थे भाई। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों से पता लगता है कि किस प्रकार से अफवाहें जो है वो फैलती हैं और उसका अफवाह फैलकर एक विद्रोह का रूप ले लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड, दूसरी अफवाह के बारे में देख लेते हैं कि एक ही अफवाह थोड़ी थी, और भी कई सारी अफवाहें होती थी। इसमें देखते हैं, उस समय एक और अफवाह जोरों पे थी कि अंग्रेज जो सरकार है ना वो हिंदू और मुसलमान इनकी जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक साजिश रच लिया इन्होंने। ठीक है, अफवाह ऐसी फैली कि इन्होंने क्या करा है, अंग्रेजों ने जो आटा मार्केट में मिलता है, जिस आटे से रोटी बनाई जाती है, ठीक है, उस आटे में इन्होंने क्या करा है, गाय और सूअर की जो हड्डी होती है, ठीक है, गाय और सूअर की हड्डी का चूरा मिला दिया है, यानी उसका मिश्रण मिला दिया उसमें। अब उसको लोग खाएंगे तो भाई उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये अफवाह फैल गई थी दूसरी। तो ये सारी अफवाहें ध्यान रखना, इससे कहीं ना कहीं विद्रोह हुआ। अब शहरों में, छावनियों में जो सिपाही होते थे या जो आम लोग होते थे, वो तो आटे को छूने से डरने लगे। उन्होंने आटे को छूने से भी मना कर दिया कि उन्हें लग रहा था अंग्रेजों ने ऐसा ऐसा करवा दिया हमारे साथ। तो चारों तरफ एक डर का माहौल बन गया था, एक शक का माहौल बन गया था। आटा खरीद के लाते तो उन्हें शक होता था कहीं उसमें चूरा तो नहीं मिला हुआ है। ठीक है, वो डरते थे। तो अंग्रेज जो थे, ये अफवाह फैल गई थी कि अंग्रेज जो हैं वो हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं, यानी कि उनको उनका धर्म परिवर्तन करके उनको क्रिश्चियन बना देंगे। ठीक है, ऐसी अफवाह फैल गई थी। तो ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात पर यकीन दिलाने का खूब प्रयास करा। उन्होंने बोला नहीं भाई, ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कोई चूरा नहीं मिलाया है। ठीक है, हम कोई ऐसा कारतूस नहीं लेकर आए जिसमें चर्बी हो, उसका लेप लगा हो, कुछ भी ऐसा नहीं है, आप उन चीज़ों पे विश्वास मत करो, ऐसा अंग्रेज कह रहे थे। लेकिन क्या अंग्रेजों की बातों का आम लोग विश्वास करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें तो पता है अंग्रेज कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए उनकी बातों का, अपील का कोई असर नहीं हुआ और धीरे धीरे वो विद्रोह हो गया। अब तीसरी घटना देख लेते हैं। एक भविष्यवाणी हुई थी। भविष्यवाणी ये हुई थी कि जो प्लासी का युद्ध है, आपने पढ़ा होगा, जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, प्लासी का युद्ध ये हुआ था 1757 में। ठीक है, 1757 में ये कहा गया था कि प्लासी के युद्ध के ठीक 100 साल के बाद, यानी जब प्लासी का युद्ध जो हुआ है ठीक उसके 100 साल के बाद, यानी 1857 में, ठीक है, और डेट भी बता दी गई थी 23 जून 1857 को अंग्रेजों का जो शासन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी घोषणा कर दी गई थी कि 1757 के 100 साल के बाद, यानी प्लासी के युद्ध के 100 साल के बाद अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाएगा। तो लोगों को ये बात पता थी, वो सब ये मान के बैठे थे कि भाई ये लास्ट डेट है, इस डेट के बाद तो अंग्रेज साफ हो जाएंगे, अंग्रेजों का राज तो खत्म हो जाना है, सब ये मान के बैठे थे। तो अफवाहें और भविष्यवाणियां जो थी वो फैलती थी और लोग उसको मानते थे, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं विद्रोह जो था वो हुआ था। एक चौथे नंबर का पॉइंट है, ये भी देख लो। एक अफवाह कुछ इस तरीके से भी थी कि जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है, यहाँ के अलग अलग गाँव में एक व्यक्ति आता है, ठीक है, चपाती बांटता है, यानी रोटियां बांट के चला जाता है। ये रिपोर्ट छा रही थी। ऐसा बताया जाता था कि रात में एक आदमी आता है गांव में, और जो चौकीदार है गांव का उसको एक रोटी देता है। ठीक है, चौकीदार को एक रोटी दे देता है और 5 और रोटी बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश दे देता है कि भाई मैंने तुम्हें एक रोटी दी थी, अब तुम 5 रोटी बनाओ, अगले गांव में तुम पहुंचाओ उसको। ठीक है, ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि रात में एक व्यक्ति आता है, ठीक है, और वो क्या बोलता है, एक रोटी दे देता है किसको,
चौकीदार को और बोल देता है कि 5 रोटी और बनाओ और अगले गांव में फैलाओ। तो इस तरीके से ये जो पूरा चक्र था वो चलता गया, ऐसा सच में होने लगा। ठीक है, हालांकि इसका क्या मतलब है रोटी और इन सब चीज़ों का, इससे स्पष्ट तो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जरूर पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ उथल पुथल होने वाली थी। ठीक है, कुछ ना कुछ उथल पुथल होने वाली थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि भाई अफवाहें फैल रही थी, भविष्यवाणियां हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो आखिर लोग इस पे विश्वास करते क्यों थे, क्यों लोग मान जाते थे? कोई अफवाह फैलेगी तो क्या लोग उसको क्रॉस चेक नहीं करेंगे, उसकी जांच नहीं करेंगे, ऐसे ही मान जाएंगे? तो हाँ, उस समय में अफवाह फैलती थी, लोग ऐसे ही मान जाते थे। क्यों? क्योंकि भाई अंग्रेजों के खिलाफ अफवाह फैल रही थी ना। तो अंग्रेजों के कर्म ऐसे थे, अंग्रेजों के जो कर्म थे, अंग्रेज जो हरकतें करते थे, जो भारतीयों को परेशान करते थे, उनके कर्मों को, उनके तौर तरीकों को देखकर लोगों को तुरंत विश्वास हो जाता था कि अगर कोई भी गलत काम होगा तो अंग्रेज ही कर रहे होंगे। बिल्कुल उनको यकीन था 100%। कुछ भी बोल दो कि भाई आटे में चूरा मिला है या अंग्रेज ईसाई बनाना चाह रहे हैं, XYZ कुछ भी हो, जैसे ही लोगों को पता लगता तो वो तुरंत मान लेते थे। क्यों? क्योंकि कोई शक नहीं था उनको, बिल्कुल भी शक नहीं था, अंग्रेज जो थे वो कर सकते थे। तो ऐसा हो गया था। ठीक है, तो अब देखते हैं अफवाह कब फैलती है। पहले ये सोचो, अफवाह तभी फैलती है जब उसमें लोगों के जहन में एक डर हो, एक संदेह हो। ठीक है, तभी अफवाह फैलेगी, क्योंकि लोग अंग्रेजों से डरे हुए थे। उनको पता था कि अंग्रेज जो है इनको ईसाई बना देंगे। अंग्रेजों ने कुछ ऐसी हरकतें करी थी जिसकी वजह से उनको यकीन हो जाता था। क्या हरकतें थी उसको मैं पॉइंट में बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि लॉर्ड विलियम जो थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनके नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार जो थी उसने क्या करा, भारत में पश्चिमी शिक्षा को लागू किया, पश्चिमी विचारों को लागू किया, पश्चिमी संस्थानों के जरिए हमारा जो समाज था उसको बदलने का प्रयास करा, यानी उसको सुधारने के लिए ठीक है अलग अलग तरह की पॉलिसी लाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में एक अफवाह ये भी फैल गई थी कि अंग्रेज क्या है, अब हमारे एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म कर देंगे, अंग्रेजी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ले आएंगे और हमारी जो प्राचीन जो परंपरा थी उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये अफवाह फैल गई थी, तो लोग मानते थे कि अंग्रेज हमारे साथ ऐसा ही करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, भारतीय समाज के कुछ तबके की सहायता से, ठीक है, क्योंकि हमारे खुद के जो भारतीय थे वही इनके साथ जुड़े हुए थे बहुत सारे, तो उनके माध्यम से ये अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलना चाहते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह लाना चाहते हैं। ठीक है, वहाँ पे अपने तरीके से जो पश्चिमी विज्ञान है उसको पढ़ाएंगे, जो लिबरल आर्ट्स है उसको पढ़ाएंगे, ठीक है, उदार कलाओं के बारे में बताएंगे, यानी कि हमारी पूरी तरीके से एजुकेशन सिस्टम को बदल देंगे। तो ये इन्होंने कुछ कार्य किए थे जिससे लोगों को इन पर विश्वास हो जाता था कि अंग्रेज ऐसा कुछ करना चाहते हैं। फिर सती प्रथा चलती थी, सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बना दिया। हिंदू विधवा विवाह, पहले हिंदू विधवा विवाह नहीं होता था, उसको इन्होंने लीगल कर दिया, वैधता दे दी। तो इससे पता लग गया कि हमारे समाज में बदलाव करना चाहते हैं। ठीक है, फिर जो शासकीय दुर्बलता, बोल देते थे कभी कभी कि भाई ये शासक जो है कमजोर है, ये सही से शासन नहीं चला पाएगा, और कहीं ना कहीं दत्तकता की गोद वगैरह लेने से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो होती थी उसके बहाने भी एक क्या करते थे अंग्रेज जो होते थे, इन्होंने ना केवल अवध बल्कि झांसी, सतारा जैसी बहुत सारी रियासतें जो थी अपने कब्जे में ले ली। तो जैसे ये अपना कब्जा फैला रहे थे, भारत के सिस्टम को बदल रहे थे, टैक्स वाला सिस्टम बदल रहे थे, जमीन पे जो अधिकार थे उसको बदल रहे थे, तो अंग्रेजों पे पूरा यकीन हो जाता था लोगों को। इसीलिए लोग यकीन करते थे अफवाहों पे, क्योंकि उन्हें पता था अंग्रेज ऐसे हैं। ठीक है, तो लोगों को लगता था कि अब तक जिन चीज़ों की वो कदर करते थे, जिसको पवित्र मानते थे, जो भी सिस्टम वो अच्छा मानते थे, उनके चाहे राजे रजवाड़े हों, सामाजिक धार्मिक उनका रीति रिवाज हो, ठीक है, या भूस्वामित्व या लगान टैक्स वाली व्यवस्था हो, उस सारी सिस्टम को क्या कर रहे हैं अंग्रेज खत्म कर रहे हैं। और खत्म करके अंग्रेज एक ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं जो कि हृदयहीन है, पराई है, दमनकारी है, क्योंकि लोगों का दमन होता है, लोगों के साथ गलत होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पता लगती हैं। इस सोच को ईसाई प्रचार जो प्रचारक थे उनकी गतिविधियों से बल मिला। ठीक है, ऐसे हालात में अफवाहें जो होती थी वो रातों रात फैलने लगी थी। अब यहाँ पे देखो, ईसाई जो धर्म प्रचारक थे ना, वो घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार करने लगे, कहीं ना कहीं भारतीयों को अट्रैक्ट करने लगे ईसाई धर्म को अपनाने के लिए, वो कन्वर्जन कराना चाहते थे। तो ये सब तो लोग देख ही रहे थे, समझ रहे थे। तो इसलिए ऐसे हालात जो बन गए थे भारत में, तो अफवाहें क्यों ना फैलें, अफवाहें रातों रात फैल जाती थी, क्योंकि अंग्रेजों ने लोगों का जीना हराम कर रखा था। तो ऐसे में ये लोग जो थे अफवाहों पे विश्वास कर लेते थे। ठीक है, अफवाहों पे क्यों विश्वास करते थे आप ये बता सकते हैं। अब बात करते हैं अवध में विद्रोह। अवध में विद्रोह जो था वो कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको देख लेते हैं। देखिए,
पहले हम सहायक संधि को पढ़ेंगे क्योंकि इसका जिक्र आएगा आगे। इसी संधि को लागू कर दिया गया था अवध में। तो सहायक संधि जो थी वो कब आई थी? 1798 में तैयार की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली जो थे इनके द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्था थी। अब इसमें क्या होता था, ये संधि थी जो दो लोगों के बीच में होती थी, ठीक है। एक तरफ कौन होते थे? अंग्रेज होते थे, यानी अंग्रेज की संधि हो जाती थी किसी राजा रजवाड़ा रियासत के साथ, राजा के साथ या किसी जमींदार या कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, उसके साथ ये संधि कर लेते थे। अब जब संधि कर लेते थे अंग्रेज इनके साथ, तो उनको कुछ शर्तें माननी पड़ती थी इनकी, ठीक है। क्या शर्तें माननी पड़ती थी? अब समझिए। शर्तें ये थी कि पहली शर्त, अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। यानी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि करी, मान लो किसी रियासत के राजा ने संधि करी है, तो अब उस राजा की सुरक्षा चुनौती की जिम्मेदारी अब अंग्रेजों की है, पहली। दूसरा क्या था? एक सेकेंड, पेन गिर गया, ठीक है। दूसरा क्या था कि जो सहयोगी पक्ष है इसके भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात की जाएगी। यानी कि जो इनके सहयोगी हैं इनके क्षेत्र में अंग्रेजों की सैन्य टुकड़ी शामिल होगी, ठीक है। अंग्रेजों की जो सेना की टुकड़ी है उसको वहां पे तैनात कर दिया जाएगा। यानी इनकी खुद की सेना नहीं रहेगी, अब अंग्रेजों की सेना रहेगी वहां पे, ठीक है। और क्या था? सहयोगी पक्ष जो है इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करेगा। यानी कि सेना अंग्रेजों की, पर व्यवस्था कौन करेगा? सहयोगी पक्ष करेगा, ठीक है। जो सहयोगी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसका खर्चा उठाएंगे उनकी सैन्य टुकड़ी का। फिर सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ कोई संधि कर पाएगा, ना अंग्रेजों की परमिशन के बिना कोई युद्ध में हिस्सा लेगा। यानी कि अंग्रेजों ने इस संधि के तहत पूरी तरीके से उनको अपने कंट्रोल में कर लिया है, अपने अपने कब्जे में कर लिया है। ना तो अब वो खुद की सेना रख सकते हैं, ना किसी दूसरे शासक से संधि कर सकते हैं, ना किसी युद्ध में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं वो इनके गुलाम ही बन चुके हैं। ये संधि थी। तो अवध में भी यही संधि लागू कर दी गई थी, ठीक है। तो इसको देखते हैं, देखिए क्या हुआ। एक हेडिंग है आपकी बुक में, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा। इसको समझते हैं क्या मतलब है इसका। देखिए 1851 में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने अवध की रियासत के बारे में कुछ ऐसा लिखा था, कहा था। क्यों कहा था भाई? उसके बाद देखो क्या होता है। 1851 के बाद 5 साल के बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। यानी कि अवध जो था अंग्रेजों ने अपने में शामिल कर लिया, यानी अवध पे कब्जा कर लिया, आप ऐसा मान लो, ठीक है। और यहाँ पे जब कब्जा हो गया तो कब ऐसे ही चलता रहा कब्जा। 1801 में क्या होता है, यहाँ पे सहायक संधि भी थोप दी, कब्जा भी हो गया, सहायक संधि भी थोप दी। और शर्त क्या रखी? समझिए, शर्त ये रखी कि अब नवाब जो है अपनी सेना खत्म कर दे। यानी नवाब अब अपनी सेना नहीं रख सकता, उसे अंग्रेजों की सेना रखनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि रियासत में अंग्रेजों की जो टुकड़ी है उसकी तैनाती करनी पड़ेगी। ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर ही उसको काम करना पड़ेगा, जैसा अंग्रेज बोलेंगे ऐसा ही करेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आगे देखो क्या था। और शर्त ये थी कि अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब, क्योंकि उसकी सेना की अब ताकत उसके पास बची नहीं, नवाब जो है अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था, ठीक है। रोज कहीं ना कहीं अंग्रेजों पर निर्भर हो रहा था। अब विद्रोही मुखिया जो थे, वो तालुकदार वगैरह जो थे, उस पर भी उनका कोई कंट्रोल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई अंग्रेजों ने उसको इतना कमजोर कर दिया कि अब वो नाम मात्र का रह गया। अब वो ना कोई जमींदार ना कोई तालुकदार, कोई भी उसके कंट्रोल में नहीं है। अंग्रेजों ने पूरी तरीके से इनकी जो शक्ति है उसको खत्म कर दिया है। अवध पर अंग्रेजों ने कब्जा क्यों करा भाई? देखो, अवध पर अंग्रेजों की जो दिलचस्पी थी वो बहुत बढ़ती जा रही थी। क्यों कब्जा करा था? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अवध की जो जमीन है ना, वहां पे दो चीजों की खेती हो सकती है। पहले नंबर पे है नील और दूसरे नंबर पे है कपास। यानी कि इन जगह पे नील और कपास की खेती हो सकती है क्योंकि ये बहुत उपजाऊ जमीन है, और इस इलाके को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में अंग्रेज विकसित कर सकते हैं। इसलिए उनके लिए अवध जो था बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नील की और कपास की, देखिए नील और कपास की यहाँ पे खेती हो सकती थी, ठीक है। फिर 1850 के दशक के शुरुआत तक देश के ज्यादातर जो बड़े हिस्से थे वहां पे अंग्रेज जीत चुके थे। मराठा भूमि जीत गए, ठीक है, दोआब जो था वो जीत चुके थे, कर्नाटक जीत चुके थे, पंजाब बंगाल सब अंग्रेजों के कब्जे में था। ये लगा लो कि बंगाल पर जीत के साथ जो इनकी शुरुआत हुई थी क्षेत्रीय विस्तार की, वो प्रक्रिया जो है अवध के अधिग्रहण के साथ साथ पूरी होने वाली थी। यानी इन्होंने बंगाल में आए थे व्यापार करने, फिर भारत में कब्जा करना शुरू कर दिया, धीरे 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 सारे क्षेत्र पे कब्जा हो गया।
और अवध में जाके इनका कब्जा जो है पूरा हो जाने वाला था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अपनी अगली हेडिंग है देह से जान जा चुकी थी। इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है, ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने क्या करा, अवध का अधिग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो अधिग्रहण सभी इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, क्योंकि जब इन्होंने रियासतों पे कहीं ना कहीं अधिग्रहण कर लिया, उनको अपने कब्जे में ले लिया, तो जितनी भी रियासतों पे इन्होंने कब्जा किया था सभी जगह पे गहरा असंतोष था, यानी कि लोग वहां पे इनसे बहुत ज़्यादा नाराज थे। लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसा कि आपको नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का शान कहा जाता है, यानी उत्तर भारत का शान कहा जाता है अवध। तो अवध क्या है, उत्तर भारत का शान कहा जाता है। यहाँ पे जितना ज्यादा गुस्सा दिखाई देता है अधिग्रहण को लेकर, इतना गुस्सा बाकी जगह पे नहीं दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन गुस्सा सभी जगह पे था लोगों के मन में। क्यों भाई, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अवध में इतना गुस्सा क्यों था, कब्जे में तो उन्होंने और भी क्षेत्रों को लिया था, अवध में ऐसा क्यों था? तो देखिए इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या था कि यहाँ के जो नवाब थे, जिनका नाम था वाजिद अली शाह, ठीक है, इनको अंग्रेजों ने गद्दी से हटा दिया और कलकत्ता भेज दिया। ठीक है, और ये कहा उन्होंने, अंग्रेजों ने, कि ये अच्छे तरीके से शासन नहीं चला पा रहे थे, यानी कि जो नवाब वाजिद अली शाह हैं ये अच्छे से शासन नहीं चला पा रहे। ये कह के इन्होंने इनको यहाँ से निकाल दिया। अंग्रेजों ने जो ये आरोप लगाया था ना कि अच्छे से शासन नहीं चला रही, ये निराधार था, क्योंकि वहाँ की जो जनता थी वो इनको काफ़ी पसंद करती थी। ठीक है, इन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि अच्छे से शासन नहीं चला पा रहे हैं, और ये भी आरोप लगा दिया कि ये लोकप्रिय नहीं है, यानी कि लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन सच में क्या था, सच्चाई तो ये थी कि लोग जो थे उनको दिल से चाहते थे, यानी कि लोग उनको पसंद करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या बोला कि लोग इनको पसंद नहीं करते, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, जब वो अपने लखनऊ से विदा ले रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो थे वो दुखी थे बहुत ज़्यादा, वो रोते रोते विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे गए। नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान ने इस व्यापक एहसास को उस समय बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया। हुआ क्या था कि नवाब जो थे वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध थे, लोग उनको बहुत पसंद करते थे। अंग्रेजों ने ये बोल के उनको निकाल दिया कि लोगों को ये पसंद नहीं है, ठीक है, ये अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे। तो लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे, और इसके बारे में उस समय में बहुत सारे लोगों ने लिखा था। ठीक है, एक ने तो ये भी लिख दिया था कि देह से जान जा चुकी है, यानी कि हमारे शरीर से जान जो है वो निकल चुकी है। ठीक है, शहर की जो काया थी, इनके जाने के बाद क्या था, शहर की काया बेजान थी। कोई सड़क, कोई बाजार, कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ पे जान ए आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर ना गूंज रहा हो। ठीक है, यानी कि सभी जगह पे लोग बहुत दुखी थे, ऐसा ये बताना चाह रहे हैं। सिंपल, आगे चलते हैं। देखिए, नवाब को हटाए जाने से दरबार खत्म हो गया, और दरबार की जो संस्कृति थी, जो दरबारी सिस्टम था, वो खत्म हो गया। अब दरबार जब होता तो दरबार में बहुत सारे लोग होते थे, जैसे वहाँ पे संगीतकार होते थे, ठीक है, म्यूजिशियन हो गया, डांसर हो गए, ठीक है, वहाँ पे पोएट हो गए, कारीगर हो गए, बावर्ची वगैरह थे, सर्वेंट थे, ठीक है, नौकर, और ये सारे सरकारी कर्मचारी होते थे, और इनके अलावा भी बहुत सारे लोग होते थे। लेकिन इन सब की रोजी रोटी चली गई, क्योंकि अब जब नवाब नहीं रहे, नवाब का दरबार नहीं रहा, दरबारी सिस्टम नहीं रहा, तो ये सारे लोग जो थे इनका भी कहीं ना कहीं रोजगार जो है वो छिन गया था, ये भी दुखी थे। फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। अब इसका क्या मतलब है ये समझिए, हेडिंग से ही आपको पता लग जाएगा कि आगे क्या बताया जा रहा है। फिरंगी राज का आना, यानी कि देखो, पहले किसका राज था, पहले मुगलों का शासन था। ठीक है, अब मुगलों के बाद कौन आए हैं, फिरंगी आए हैं। फिरंगी किसको कहा जाता है, अंग्रेजों को। ठीक है, अंग्रेजों को फिरंगी कहा जाता था। यानी अंग्रेजों के आने से एक दुनिया का खात्मा हो गया, यानी कि मुगलों का जो सिस्टम चल रहा था उसका खात्मा हो गया है। अब बिल्कुल ही एक नई दुनिया आ गई है। ठीक है, वही बताया जा रहा है कि फिरंगी राज का आना मतलब एक दुनिया का खात्मा था। अब इसको समझते हैं क्या क्या इसमें बताया गया। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमार जो थे वो दुखी हो गए, ताल्लुकदार हो गए, किसान, सिपाही, इन ये सभी दुखी हो गए थे। ठीक है, अब क्योंकि अवध के शासक को हटा दिया गया है, तो वहाँ के राजकुमार या ताल्लुकदार, किसान, सिपाही, ये सब एक दूसरे से जुड़ गए। क्यों? क्योंकि सारे दुखी थे, किसान भी दुखी थे, सिपाही भी दुखी थे, राजकुमार भी दुखी थे। ठीक है,
तालुकदार भी दुखी थे, ये सारे दुखी थे। तो इन सबको कहीं ना कहीं एक भावना जो थी दुख वाली, उसने आपस में जोड़ा। वे सभी जो थे ये सब मिलकर फिरंगी राज यानी अंग्रेजों के शासन के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे, क्योंकि ये समझ गए थे कि अब अंग्रेज आ गए हैं, अब हमारा जो पहले का सिस्टम था वो नहीं चलेगा, तो एक दुनिया जो थी वो समाप्त हो चुकी है, अब एक नया ही शासन व्यवस्था आ गई है। ये कहते हैं कि वे चीजें बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य थी। कभी लोगों के लिए जो चीजें बहुमूल्य होती थी, जिसकी बहुत वैल्यू होती थी, जिन चीजों को वो प्यार करते थे, ठीक है, 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। लोग बहुत दुखी रहते थे क्योंकि अंग्रेजों का शासन आने के बाद, हालांकि ऐसा नहीं है कि मुगलों के टाइम पे बहुत खुश रहते हों, लेकिन अंग्रेजों का शासन उनको बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था, ठीक है, जो चीज़ उनको नहीं पसंद आ रही थी। बाकी जगह के मुकाबले अवध में ये विद्रोह जो था एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन चुका था, क्योंकि देखो लोगों के साथ अवध में जो हुआ था ना, उसका गुस्सा लोगों के मन में था, जो कि आपको 1857 में देखने को मिलता है, ठीक है। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की गद्दी नहीं छीनी, आप ये मत सोचना कि केवल और केवल नवाब गया है वहां से, बल्कि इस इलाके के जो तालुकदार थे इनको भी कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया गया, लाचार कर दिया गया। क्योंकि अवध का जो पूरा देहात होता था, वहां पे तालुकदार जो होते थे, इनकी जागीरें होती थी, इनके किले होते थे, इनके पास खूब पैसा था, ठीक है, इनकी एक वैल्यू होती थी। लेकिन उनके जाने के बाद इनके भी जो किले वगैरह थे वो बिखर गए। ये लोग क्या थे, पीढ़ियों से अपने इलाके में जो जमीन है और जो सत्ता है उस पर अपना नियंत्रण रखते थे, कंट्रोल रखते थे, क्योंकि तालुकदार भी काफी मजबूत होते थे यहाँ पे। लेकिन अंग्रेजों ने जिस प्रकार से नवाब को कमजोर करा, नवाब को वहां से हटाया, उसके बाद ये तालुकदार भी उन्होंने अंग्रेजों ने कमजोर करने शुरू कर दिया। अब तालुकदारों को कैसे कमजोर करा अंग्रेजों ने, ये भी देखेंगे। देखिए क्या था कि अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदार जो होते थे, इनके पास सिपाही होते थे, अपनी खुद की सैन्य टुकड़ियां होती थी, ठीक है, हथियारबंद सिपाही होते थे, इनके पास अपने बड़े बड़े किले होते थे, जमीनें होती थी। अगर वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर लें और उनको जो टैक्स वगैरह है वो देते रहें, तो इनके पास काफ़ी स्वायत्ता भी मिलती थी, भाई नवाब की तरफ से भी इनको स्वायत्ता मिल जाती थी। तो मतलब कहने का मतलब है तालुकदार काफ़ी मजबूत थे। कुछ बड़े तालुकदार थे जिनके पास आप ये कह लो 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे, ठीक है, 12,000 सिपाही होते थे। तो आप समझिए कितने मजबूत होते होंगे ये। छोटे मोटे तालुकदार भी अगर होगा कोई, तो उसके पास भी 200-300 सिपाही तो होते ही थे, ठीक है, टुकड़ियां होती थी। अंग्रेज जब आए, इन्होंने तालुकदारों की जो सत्ता थी इसको बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई भी मजबूत रहे। जिस तरीके से उन्होंने जमींदारों को कमजोर करा, नवाबों को कमजोर करा, तो तालुकदारों को भी वो कमजोर करना चाहते थे। अधिग्रहण के फौरन बाद तालुकदारों की जो सेना होती थी उसको भंग कर दिया गया। इन्होंने बोल दिया कि अब कोई भी तालुकदार अपने पास सेना नहीं रख सकता है, ठीक है, किसी के पास कोई सैन्य टुकड़ी नहीं होनी चाहिए, क्लियर बोल दिया गया। उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए, उनके जो किले होते थे उनको भी तोड़ फोड़ के खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश जो भू राजस्व नीति थी उसने कहीं ना कहीं तालुकदारों की जो हैसियत थी उसको बहुत चोट पहुंचाई। तालुकदार जो थे वो बहुत कमजोर हो गए थे, क्योंकि अधिग्रहण के बाद एक नया सिस्टम जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो है 1856 में एक मुस्त बंदोबस्त। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। इसके नाम पे क्या था, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई थी। अंग्रेजों की जो भूमि से टैक्स लेने वाली जो व्यवस्था थी वो लागू हो चुकी थी। इनके अनुसार जो तालुकदार थे वो बिचौलिए थे। ये तालुकदार को क्या मानते थे अंग्रेज, ये कहते थे कि तालुकदार जो हैं वो बिचौलिए हैं, ठीक है, इनके पास जमीन का कोई भी मालिकाना नहीं है। इन्होंने क्या करा है, अपने दम पर, अपने बल से धोखाधड़ी करके, जालसाजी करके जमीनों को इन्होंने कब्जा लिया है, ठीक है, इनकी खुद की थोड़ी जमीनें हैं, मालिक थोड़ी होते हैं, ऐसा अंग्रेजों का कहना था। उन्होंने इस तरीके से तालुकदारों को कमजोर करना शुरू कर दिया था। एक मुश्त बंदोबस्त में क्या होता है कि तालुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाने लगा। आपने देखा ना, किसी किसी के पास हजारों एकड़ जमीन थी, वो सारी जमीन इनसे ली जाने लगी थी। आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदार जो थे उनके पास 67% गांव होते थे, ठीक है, लेकिन जब ये बंदोबस्त लागू हो गया उसके बाद इनकी जमीनें छिन गई और मात्र इनके पास 38% ही गांव वगैरह रह गए थे। दक्षिण अवध की बात करें तो यहाँ पे जो तालुकदार थे इनको सबसे बुरी मार पड़ी। कुछ के तो आधे से ज्यादा गांव हाथ से चले गए, सब कुछ, सारी सत्ता जो इनके पास होती थी सब कुछ छिन गई। तालुकदारों की जब सत्ता छिनी तो उसका नतीजा ये हुआ
कि पूरी एक सामाजिक व्यवस्था होती थी कि जो गांव के लोग होते थे वो ताल्लुकदारों से जुड़े होते थे, ठीक है, किसान वगैरह। अब पूरी व्यवस्था जो है खत्म हो गई, सामाजिक व्यवस्था जो बनी हुई थी वो खत्म हो गई। निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से, क्योंकि जो किसान होता था, ठीक है, वो ताल्लुकदार के साथ बंधा होता था, एक बंधन होता था, एक रिश्ता होता था कि किसानों का बेशक से ताल्लुकदार उत्पीड़न भी करते थे, लेकिन जब किसानों को, मजदूरों को जरूरत होती थी तो ये इनकी मदद भी करते थे, ठीक है। लेकिन अब वो जो ताना बाना था समाज का वो टूट चुका था। निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान ताल्लुकदार के साथ बंधे थे वे अस्त व्यस्त हो गए, क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो गया। अंग्रेजों से पहले ताल्लुकदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, अंग्रेज जब नहीं थे तो ताल्लुकदार क्या करते थे, उत्पीड़न करते थे, लेकिन फिर भी जनता की नजर में देखें उनका उत्पीड़न जरूर करते हो, लेकिन कुछ ताल्लुकदार ऐसे होते थे जो एक तरह से उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, यानी कि उनके प्रति दयालु होते थे, ठीक है। यानी कि उनका उत्पीड़न तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ हद तक दयालु है। वे किसान से पैसा तो वसूलते हैं लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते हैं, ठीक है। बेशक से वो किसानों से पैसा लेते हों, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनको जरूरत पड़ती है तो उनकी हेल्प भी करते थे। अब अंग्रेजों के राज में किसानों से जो मनमाना जो टैक्स लिया जाएगा, ठीक है, उसका क्या, अब तो क्योंकि भाई पहले तो सिस्टम अलग था, अब इनसे तो टैक्स लेना ही लेना है। तो यहाँ पे जो किसान थे वो दुखी हो रहे थे, उन्हें पता था कि भाई अगर मान लो कभी टैक्स नहीं दे पाए तो भी अंग्रेज इनके साथ कोई रियायत नहीं बरतेंगे, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है कि अगर मान लो बुरा वक्त आ जाए, फसल खराब हो जाए, तो अंग्रेज उनसे कोई टैक्स को कम कर दें या फिर टैक्स लेने में देरी करें, बिल्कुल भी नहीं। अंग्रेज तो बिल्कुल ये थे कि भाई हमें टैक्स चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज़ से ये दुखी हो गए थे, क्योंकि जो रियायत उनको ताल्लुकदारों से मिल जाती थी वो रियायत अब इनको अंग्रेजों से नहीं मिलनी है, ठीक है। और ना ही किसानों को ये उम्मीद थी कि कोई तीज त्योहार आ जाए, ठीक है, या कभी कोई कर्जे की जरूरत पड़ जाए तो अंग्रेजों की तरफ से कोई अगर इनको कोई मदद भी कर दे तो ये कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ताल्लुकदार जो थे उनसे तो इनको मदद मिल जाती थी, लेकिन अंग्रेजों से मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं बची थी, ठीक है, किसानों के पास। अवध जैसे जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बहुत ज़्यादा गहरा था, ठीक है, बहुत लंबा चला यहाँ पे, लड़ाई जो थी अवध में बहुत लंबी चली। वहाँ लड़ाई की बागडोर जो थी वो ताल्लुकदारों और उनके किसानों के हाथों में ही थी। क्यों? क्योंकि ताल्लुकदारों को अंग्रेजों ने करा था कमजोर। इस चीज से ताल्लुकदार जो थे वो गुस्से में भरे बैठे थे, और किसान भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों को पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए यहाँ पे और लंबा चला युद्ध इनका, आपस में लड़ाई। बहुत सारे ताल्लुकदार जो थे वो अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, ठीक है, क्योंकि अवध के नवाब को पसंद करते थे, इसलिए वो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर, जो बेगम हजरत महल है, ये कौन थी, ये नवाब की पत्नी थी, ठीक है, इनके खेमे में जाके शामिल हो गए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ थे और कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे। किसको सपोर्ट करते थे? ठीक है, नवाब को। तो इसीलिए वो नवाब की पत्नी के खेमे में जाके मिल गए, और उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे, ठीक है, हटे नहीं पीछे, उनके साथ ही रहे। किसानों का जो असंतोष था, जो किसानों तक था, अब धीरे धीरे वो फौजी बैरकों में पहुंचने लगा है। क्यों? क्योंकि देखो, जो फौजी होते थे वो भी किसी किसान के ही बेटे होते थे, किसान के ही परिवार से होते थे, अवध से ही उनको कहीं ना कहीं भर्ती किया गया था। तो किसानों के साथ गलत हो रहा था तो फौजी भी भाई नाराज थे, और फौजियों के साथ नाराजगी के और भी कारण थे। क्या कारण थे फौजी को? देखो, दशकों से सिपाही जो है वो कम वेतन में और वक्त पर छुट्टी ना मिलने के कारण पहले से परेशान थे। इनको एक तो इनसे काम कराया जाता था, इनको पैसा कम मिलता था, और दूसरा क्या था, इनको छुट्टी टाइम पे कभी मिलती नहीं थी। तो इसलिए तो ये पहले ही सरकार से नाराज थे, यानी अंग्रेजों से नाराज थे। 1850 के दशक तक आते आते और भी बहुत सारे असंतोष हो गए थे। जैसे कि देखो, यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पे समझना। 1857 के जन विद्रोह से पहले अगर हम सिपाहियों की बात करें तो सिपाहियों के रिश्ते जो होते थे गोरे अंग्रेज अफसरों के साथ वो अच्छे होते थे, ठीक है, लेकिन अब बदल चुके थे। ठीक है, इस समय रिश्ते बदल गए थे, लेकिन पहले बहुत अच्छे होते थे। अगर मैं बात करूं 1820 के दशक की, इस समय देखो क्या था, अंग्रेज अफसर और सिपाही के बीच में जो रिश्ते थे वो दोस्ताना थे, ठीक है, दोस्ताना ताल्लुकात ये रखा करते थे, दोस्ताना रिश्ते थे इनके, एक साथ मौज मस्ती किया करते थे, मल्ल युद्ध करते थे, खेलते थे, ठीक है, और इनके साथ तलवारबाजी करते थे, शिकार में जाया करते थे। और बहुत सारे अंग्रेज तो ऐसे थे, वो थे तो अंग्रेज लेकिन वो हिंदुस्तानी हिंदी वगैरह बोल लेते थे, ठीक है, टूटी फूटी जैसे भी बोले वो हिंदी बोल लेते थे। और जो इनका कल्चर था, ठीक है, इंडियंस भारतीयों का जो हमारा कल्चर है उसको भी समझते थे, और कहीं ना कहीं
कड़क जरूर होते थे अफसर, लेकिन एक अभिभावक का स्नेह भी रखते थे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि जो अंग्रेज अफसर हैं सेना में, ठीक है, अंग्रेज अफसर, उनके जो रिलेशन है पहले वो हमारे भारतीय सिपाहियों के साथ वो कैसे होते थे, अच्छे होते थे पहले शुरू शुरू में, ठीक है। लेकिन बाद में वो रिश्ते जो थे धीरे धीरे क्या होने लगे, बदलने लगे। अब 1840 के दशक के बाद क्या थी, स्थिति जो थी बदलने लगी। अब रिश्ते दोस्ताना नहीं रह गए हैं, ठीक है। अब रिश्ते जो हैं वो पहले से क्या हो गए, बदलने लगे। कैसे बदलने लगे ये समझिए। अंग्रेज अफसर जो थे ना, उनके अंदर एक भाव आ गया, एक भावना आई कि वो श्रेष्ठ हैं। अंग्रेज जो हैं वो भारतीयों से श्रेष्ठ हैं, वो अपने आप को ज़्यादा अच्छा मानते थे, और जो भारतीय सिपाही थे उनको कमतर नस्ल का मानते थे, यानी कि नीच नस्ल का मानते थे। वो उनकी भावनाओं को जरा सी भी फिक्र नहीं करते थे, उनको उनके साथ गाली गलौज करने लगते थे, मारपीट करते थे, शारीरिक हिंसा करते थे। सिपाही और अफसरों के बीच में फासला जो था बढ़ गया था। जो पहले रिलेशन बहुत अच्छे थे, अब धीरे धीरे वो रिलेशन बिगड़ने लगे। अब पहले जो भरोसा होता था अब उसकी जगह संदेह आ चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को शक की नजरों से देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है हमारा टॉपिक कि विद्रोही जो थे वो क्या चाहते थे, ठीक है। विद्रोही क्या चाहते थे, देखिए इसका ना कोई आंसर इतिहास से नहीं मिलता है। विद्रोही क्या चाहते थे, कुछ भी आंसर नहीं मिलता है, ज़्यादा सबूत नहीं है, क्योंकि जो भी हमें सबूत मिले हैं वो सब अंग्रेजों के द्वारा लिखा मिला है। अंग्रेजों का नजरिया विद्रोहियों के प्रति अलग था, लेकिन रियलिटी में विद्रोही क्या चाहते थे ये नहीं पता लग पाया। लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अंग्रेज जो थे वो विद्रोहियों को एहसान फरामोश मानते थे, कहते थे ये बेकार हैं, हमने इनको काम पे रखा, हमने इनको नौकरी पे रखा, और ये सिपाही हमारे ही खिलाफ हो गए, यानी ये एहसान फरामोश हैं। बर्बर लोगों का झुंड बांधते थे। 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक अगर हम देखें तो वो मजबूरन अंग्रेजों के दस्तावेजों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जितने भी इतिहासकारों ने 1857 के बारे में लिखा, जो अंग्रेजों के जो डॉक्यूमेंट थे, दस्तावेज थे, उससे ही जानकारी मिलती है। अब आप कहोगे कि भाई क्यों, क्योंकि सिपाही थोड़ी अपने बारे में कुछ इतना लिख के गए हैं। तो विडंबना ये है कि इन स्रोतों से अंग्रेज अफसर की जो सोच है भारतीयों के प्रति उसके बारे में पता लगता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता लग पाता कि विद्रोही एक्चुअल में चाहते क्या थे, ठीक है, ये नहीं पता लग पाता। नेक्स्ट है एकता की कल्पना। इस हेडिंग को देखते हैं, इसका मतलब समझते हैं। देखिए 1857 में विद्रोहियों के द्वारा जो घोषणाएं जारी की जाती थी उसमें क्या होता था कि जाति और धर्म का कोई भेद नहीं होता था, क्योंकि ये जो भारतीय थे वो इस चीज को समझते थे कि अंग्रेजों को अगर टक्कर देनी है तो हमें एक होना पड़ेगा, ठीक है। यानी हमें एकता स्थापित करनी पड़ेगी। हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं, ठीक है। हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि हम जातियों में बटे हुए हैं या कुछ, हम सभी को मिलकर, ठीक है, चाहे किसान हो, चाहे फौजी हो, चाहे सिपाही हो, जो भी हो, सभी को मिलकर अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा। तो यहीं पे एकता की कल्पना सामने आती है, ठीक है। तो 1857 का जो विद्रोह में जो घोषणाएं जारी की गई थी उसमें किसी तरह का धार्मिक भेदभाव नहीं होता था। समाज के जितने भी वर्ग थे सभी से आह्वान किया गया था, ठीक है, कि आप एक साथ मिलकर क्या करो, अंग्रेजों के खिलाफ आओ। बहुत सारी घोषणाएं ऐसी होती थी जो मुस्लिम जो राजकुमार हैं या जो नवाब हैं उनकी तरफ से की जाती थी, उनके नाम से की जाती थी, लेकिन उसमें हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में भी पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदू और मुसलमान जो हैं इनको बराबर का नुकसान माना गया, कि हिंदुओं को भी नुकसान है अंग्रेजों से और मुसलमानों को भी नुकसान है, ठीक है। इस तरीके से इसको पेश किया जा रहा था। जो इश्तिहार होते थे, इश्तिहार में अंग्रेजों से पहले जो हिंदू मुस्लिम अतीत होता था उसका संकेत दिया जाता था कि अंग्रेजों के आने से पहले का जो सिस्टम था वो कितना बेहतर था, ऐसा इश्तिहारों में बताया जाता था। मुगल साम्राज्य के तहत जो अलग अलग समुदाय हैं इनका सह अस्तित्व का गौरवगान किया जाता था कि पहले मुगल साम्राज्य में किस तरीके से सभी समुदाय रहा करते थे, ठीक है, सब कुछ कैसे बेहतर था, ये सारी बातें। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो ये है कि आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करने की अंग्रेजों के द्वारा कोशिश की गई। उन्होंने इनको लड़वाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा कुछ कामयाबी दिखाई नहीं दी। अंग्रेजों ने कोशिश तो की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इसका एक ऐसा अच्छा सा एग्जाम्पल है कि जो पश्चिमी यूपी है, यहाँ पे जो बरेली है, यहाँ पे हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए गए, लेकिन इसका कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि एकता बनी रही, आपस में वो एक साथ रहे, ठीक है। नेक्स्ट है उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ। इसका मतलब समझते हैं।
देखिए ये जो घोषणाएं होती थी इसमें क्या कहा जाता था कि जो ब्रिटिश राज है, जो फिरंगियों का राज है, अंग्रेजों का जो राज है, इससे संबंधित जो भी चीज़ है उसको पूरी तरीके से क्या करो, खारिज कर दो। ठीक है, अंग्रेजों से संबंधित कोई भी चीज़ हमको नहीं रखनी है, सबको पूरी तरीके से खारिज कर देना है। देसी रियासतों पर कब्जे और समझौते का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों की निंदा की जाती थी, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या करा था, जो देसी रियासत होती थी, ठीक है, और जो रजवाड़े होते थे उन पे कब्जा कर लिया था, उस पे भी अपना अधिग्रहण कर लिया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों की खूब निंदा की जाती थी। विद्रोही नेताओं का ये भी कहना था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कि अगर मान लो ये कल को समझौता करने की कोशिश करते हैं, हमें कुछ हमारे लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि ये हमेशा क्या करते हैं, गलती करते हैं। ठीक है, लोगों को इस बात पे भी गुस्सा था कि जो ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था है, इसमें बड़े छोटे भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया गया, जिसके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी उनको उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया। और विदेशी व्यापार जो था उसने कहीं ना कहीं दस्तकार और बुनकरों को तबाह कर दिया। फिरंगियों पर स्थापित और जो इसमें ये बताया गया कि जो हमारे यहाँ पे एक सुंदर जीवन शैली होती थी पहले, अंग्रेजों ने क्या करा, उस स्थापित जीवन शैली को नष्ट कर दिया है। विद्रोही जो थे वो अपनी उस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे, अंग्रेजों से पहले जो दुनिया थी, विद्रोही चाहते थे फिर से वैसी ही दुनिया वापस आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा ना जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ये भी पता लगेगा कि जितने भी विद्रोही हैं, ठीक है, वो विद्रोही जो हैं वो अलग अलग समूह के हो सकते हैं। ठीक है, विद्रोहियों में क्या थे, इसमें किसान भी हैं, ठीक है, विद्रोहियों में मजदूर वर्ग भी होगा, इसमें सिपाही भी होंगे, इसमें अन्य भी होंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखोगे ध्यान से, तो सबका ना उद्देश्य थोड़ा थोड़ा अलग लग रहा है। सभी नाराज हैं, किससे नाराज है, अंग्रेजों से, लेकिन सबके नाराज होने की जो वजह है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल किसान जो थे वो भू राजस्व और टैक्स जो था उससे बहुत ज़्यादा दुखी थे कि अंग्रेजों ने टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया था। मजदूर और किसी अन्य कारण से परेशान थे। सिपाही का कारण क्या था कि भाई उनको एक तो वो कारतूस वो वाले दिए जा रहे थे, चर्बी वाले, जो अफवाह फैली हुई थी, इससे नाराज थे। फिर सिपाहियों के साथ उनको वेतन की समस्या थी, उनको छुट्टी की समस्या थी, अंग्रेज अफसर उनके साथ गलत व्यवहार करते थे, सिपाहियों के लिए ये भी एक समस्या थी, अन्य लोगों की भी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि सभी की अंग्रेजों से समस्या अलग अलग है, इसीलिए ये 1857 का विद्रोह जो है वो उस हद तक कामयाब नहीं हो पाया। अगर ये इन सब का एक ही उद्देश्य होता तो देश 1857 में आज़ाद हो जाता, 1947 की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्यों आज़ाद नहीं हो पाया, क्योंकि भाई सबके अपने अलग मुद्दे थे, कोई किसी चीज़ के लिए लड़ रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए लड़ रहा है, उनका उद्देश्य था ही नहीं कि अंग्रेजों को हटा के या उखाड़ के यहाँ से फेंक देना है। ठीक है, तो ये भी समस्या थी। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अंग्रेज जो थे हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पे तुले हुए थे, वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते थे। एक अफवाह ये फैल रही थी कि सारे जितने अंग्रेज हैं वो सब चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम को खत्म करके इनको ईसाई बना दो, क्रिश्चियन बना दो। ये डर की वजह से लोग जो थे वो जो अफवाहें चल रही थी उस समय में उसमें विश्वास करते थे। लोगों को प्रेरित किया गया कि वो इकट्ठे मिलकर रहें, अपने रोजगार की, अपने धर्म की, अपनी इज्जत की, अपनी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ें और व्यापक सार्वजनिक भलाई के लिए लड़ाई लड़े, सबकी भलाई के लिए लड़ाई लड़े। ठीक है, ये चल रहा था। कई दफा क्या होता था, जो विद्रोही होते थे वो शहर के सम्राट को भी जानबूझकर बेइज्जत करते थे, मारते थे। सम्राट लोगों को, जो अमीर लोग होते थे उनको, क्यों, क्योंकि गांव में उन्होंने सूदखोरों के बही खाते जला दिए और उनके घर तोड़ डाले। क्यों, क्योंकि सूदखोर, अब आप कहोगे कि ये जो विद्रोह है वो तो अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ है, अब इसमें सूदखोर कहाँ से आ गए। क्योंकि देखो सूदखोर भी क्या थे, कहीं ना कहीं लोगों के साथ गलत करते थे, इसीलिए उनका गुस्सा सूदखोरों के प्रति भी निकला, उनको भी मारा पीटा जलाया गया। इससे ये पता चलता है कि विद्रोही जो थे वो उन उत्पीड़क, जो उत्पीड़क थे उन सब के खिलाफ थे। जैसे कि अंग्रेज उत्पीड़न करते थे तो वो अंग्रेज के खिलाफ थे, सूदखोर उत्पीड़न करते थे तो वो उनके खिलाफ थे। ठीक है, जो भी उत्पीड़क था उन सभी के खिलाफ थे और ऊंच नीच को खत्म करना ये लोग चाहते थे। ठीक है, ऊंच नीच और ये जो सिस्टम है पूरी तरीके से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग वैकल्पिक सत्ता की तलाश। इसे देखते हैं और समझते हैं। देखिए, ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद, क्योंकि कुछ जगह पे अंग्रेजों का कब्जा हट चुका था, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, और कुछ जगह पे इनका शासन हो गया था, तो ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे स्थान पर जो विद्रोही थे, इन्होंने एक नए प्रकार की शासन व्यवस्था जो थी उसको स्थापित करने का प्रयास किया।
ये जो इनका प्रयोग था ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया, ठीक है। लेकिन फिर भी इन कोशिशों से हमको क्या पता लगता है कि विद्रोही नेता जो थे वो 18वीं सदी के पूर्व यानी पहले की जो ब्रिटिश दुनिया जो थी उसको पुनः स्थापित करना चाहते थे। यानी कि कहने का मतलब है अंग्रेजों के आने से पहले की, ठीक है, अंग्रेजों के आने से पहले की जो दुनिया थी उसको ये स्थापित करना चाहते थे। वो हमें इनके प्रयासों से दिखा। इन नेताओं ने जो पुरानी दरबारी संस्कृति होती थी, पहले मुगल होते थे, मुगल दरबार होता था, इन्होंने उस संस्कृति का सहारा लिया, उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग पदों पे नियुक्तियां करी, जो टैक्स वसूली होती है, सैनिकों का वेतन का जो भुगतान होता है उसका इंतजाम करना शुरू करा। लूटपाट बंद कर देने का इन्होंने क्या करा, फरमान जारी कर दिया कि जो लूटपाट है उसको बंद कर दो। इसके साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए भी इन्होंने क्या करा, योजनाएं बनाई। नेक्स्ट है दमन। अब देखो यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि अंग्रेज जो थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कैसे हमारा आंदोलन चला, 1857 का विद्रोह। अब क्या था, अंग्रेज जो थे जान बचाते फिर रहे थे, ठीक है, भाग रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने ये सोचा कि क्यों ना हम इस आंदोलन का पूरी तरीके से दमन कर दें और पूरी तरीके से इन विद्रोहियों को मार दें, जो जो ये विद्रोह कर रहे हैं इन सबको खत्म कर दें। यानी दमन करने का उन्होंने क्या प्लान बनाया, अंग्रेजों ने किस प्रकार से दमन करा, इसको देखते हैं। देखिए 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मिले हैं उससे क्लियर हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें केवल सिपाही नहीं थे, अब उनके साथ आम जनता भी जुड़ चुकी थी, ठीक है। तो जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है, इसको दोबारा से जीतने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो इन सिपाहियों का कब्जा हो गया था, तो दोबारा से जीतने के लिए जो सैन्य टुकड़ियां हैं उसको रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव को शांत करने के लिए, ठीक है, और फौजियों को आसानी हो जाए इसके लिए कुछ कानून बना दिए। यानी कि दमन के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने क्या करा, कुछ कानून बनाए, ठीक है। वो कानून क्या थे वो आपको पता करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ कानून से आपका क्वेश्चन आता है जिसमें आपका है मार्शल योजना, ठीक है। इसको देखते हैं, मार्शल लॉ क्या कहा जाता है, सॉरी मार्शल लॉ। देखिए क्या था कि मई जून 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, ठीक है। मार्शल लॉ का मतलब है एक तरह से सैनिक शासन हो जाता है, सेना के हाथ में पावर जो है वो अनलिमिटेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है। यानी कि मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अब इसके तहत जो फौजी अफसर थे और जो आम अंग्रेज, फौजी अफसर तो चलो ठीक है, लेकिन जो आम अंग्रेज थे उनको भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिस पर विद्रोह में शामिल होने का शक है। अगर मान लो किसी फौजी को, अंग्रेज फौजी को कोई ऐसा आदमी मिल जाता है जिस पे उनको शक है कि इसने विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये विद्रोही है, तो उसको फौजी तो तुरंत सजा दे सकते थे और उसको अंग्रेज, आम अंग्रेज भी उसको सजा दे सकते थे, ठीक है। ये इन्होंने कानून बना दिया। अब एक चीज और देखिए, कानून की सामान्य प्रक्रिया अब नहीं चल रही है, कानून की जो सामान्य प्रक्रिया थी वो रद्द कर दी गई। कानून की सामान्य प्रक्रिया क्या होती है भाई, किसी ने कुछ किया तो एफआईआर लिखी जाती है, ठीक है, उसके खिलाफ मुकदमा किया जाता है, पूछताछ होती है, अदालत में जाते हैं, उसको वकील करने का अधिकार होता है, एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है। किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको उस अपराध की सजा मिलने से पहले तक एक लंबा समय बीत जाता है, ठीक है, उस अपराध को साबित होने में भी लंबा समय बीत जाता है। अगर अब ये उस कानून की सामान्य प्रक्रिया को अपनाएंगे, एफआईआर लिखेंगे, फिर उसको जाके उठाएंगे, उसको जेल में डालेंगे, ठीक है, जज के सामने ले जाएंगे, फिर सबूत और ये दुनिया भर की चीजें देखेंगे, तो ऐसे तो फिर हो गया। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो सामान्य प्रक्रिया है इसको खत्म कर दिया। इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया कि विद्रोह जो है ना उसकी बस एक ही सजा है और वो क्या है, सजाए मौत। यानी कि जो भी व्यक्ति आपको दिखता है कि ये विद्रोही है तो मार दो, ठीक है, मार दिया जाए उसे। इस नए विशेष कानून और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलना का काम जो था शुरू कर दिया। यानी कि अब अंग्रेजों ने क्या करा, दो चीजें करी। एक तो नए कानून बना दिए, ये हमने पढ़ लिया है, कौन से नए कानून, जिसमें मार्शल जो लॉ है वो लागू कर दिया गया, ठीक है। और क्या किया गया, सबको अधिकार दे दिए गए अंग्रेजों को, फौजियों को, कि वो तुरंत एक्शन ले सके, और सामान्य कानून जो था उसको खत्म करके तुरंत एक्शन लेने वाला कानून बना दिया गया और जिसके तहत केवल सजा मौत देनी थी। दूसरी तरफ उन्होंने ब्रिटेन से मंगा ली सेना, ठीक है, ब्रिटेन से उन्होंने जो सेना थी, सैन्य टुकड़ी थी, उसको बुला लिया
और काम शुरू कर दिया विद्रोह को कुचलने का। इन्होंने दो तरफ से हमला बोला। एक तो इन्होंने कलकत्ता की तरफ से, ठीक है, अगर आप मैप बनाओगे तो इधर कलकत्ता दिखेगा आपको और दूसरा इधर पंजाब दिखेगा, यानी इन्होंने कलकत्ता और पंजाब, ठीक है, यानी कि पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। और दिल्ली को कब्जे में लेने की जो कोशिश थी जून में शुरू करी थी 1857 में, जाके सितंबर के आखिर तक ये पूरी हो पाई थी। लड़ाई चलती रही, ठीक है, और दोनों तरफ से खूब हमले हुए। और दोनों तरफ से मतलब एक तरफ से अंग्रेज है, दूसरी तरफ से भारतीय है, दोनों पक्षों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसकी वजह से इसकी एक वजह ये भी थी कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोही जो थे वो दिल्ली की राजधानी, दिल्ली जो राजधानी है उसको बचाने में लग गए, ठीक है। सारे विद्रोही चलने लगे राजधानी को बचाने के लिए, यानी सारे विद्रोही एक जगह पे इकट्ठे हो गए, जिसके कारण अंग्रेजों को और आसानी हुई उनको नुकसान पहुंचाने में, ठीक है। ये चल रहा था। फिर अंग्रेज टुकड़ियां जो थी वो हर इलाके में जाती थी और उनको गांव दर गांव जीतना था, यानी हर एक गांव को जीतना जरूरी था। इसमें समस्या क्या आ रही थी अंग्रेजों के सामने कि उनको केवल सिपाहियों से नहीं लड़ना था, बल्कि उनको आसपास के जो आम लोग थे, गांव में रहने वाली जो आम जनता थी, जो किसान थे, उनसे भी उनको लड़ना था। जैसे ही उन्होंने उपद्रव विरोधी कार्रवाई शुरू की, अंग्रेजों को ऐसा एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिकों से नहीं है, बल्कि ऐसे मतलब वो एक ऐसे आंदोलन से जूझ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको बहुत हद तक जनता से लड़ना है, ठीक है, कहीं ना, क्योंकि इस आंदोलन के पीछे बड़े लेवल पे जन समर्थन था। अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का खूब बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करा, भयानक पैमाने पे, लेकिन यह उनका एकमात्र हथियार नहीं था। केवल सेना के हमले से काम नहीं चलना था। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा जमींदारों को लालच देते, जमींदारों को भी अपने साथ करते हैं। इन्होंने क्या करा, बड़े जमींदारों को ये आश्वासन दिया कि उनकी जागीरें उनको लौटा दी जाएगी, आप हमारे साथ आ जाओ, ठीक है। तो जो जमींदार चले गए होंगे उनको उनकी जमींदारी लौटा दी गई, ठीक है, उनको ज़मीनें दे दी गई। जो नहीं गए होंगे तो उनको ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया होगा। जो वफादार होंगे अंग्रेजों के साथ उनको इनाम दिया गया, और जो वफादार नहीं होंगे उनको सजा दी गई, ठीक है। तो बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मर गए, या फिर भागकर नेपाल वगैरह की तरफ चले गए, जहाँ पे वो बीमारी वगैरह से मर गए। नेक्स्ट है विद्रोह की छवियाँ। विद्रोह के बारे में सरकारी ब्यूरो की कोई कमी नहीं है, ठीक है। सरकार के डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं जिसमें विद्रोह के बारे में हमको जानकारी मिलती है। औपनिवेशिक प्रशासक और फौजी अपनी चिट्ठियां जो होती थी, ठीक है, उन चिट्ठियाँ, डायरियाँ, आत्मकथाएं, इन सब चीज़ों में ब्यौरे दर्ज करते थे कि क्या क्या हुआ उस समय में। बहुत सारे मेमोरेंडम हो गए, नोट्स हो गए, उस समय में आकलन की रिपोर्टें हो गई, मिलती है। इससे हमको क्या पता लगता है, इन सब से हमें पता लगता है सरकारी सोच, यानी अंग्रेज जो थे वो कैसे सोचते थे, ठीक है, विद्रोहियों के बारे में। ये जानकारी हमको इनके रिकॉर्ड से मिलती है, लेकिन विद्रोही क्या सोचते थे ये जानकारी नहीं मिली है, ठीक है। तो ये दस्तावेज जो है हमें अफसरों के भीतर जो मौजूद भय है, जो डर था और बेचैनी जो थी, उसके बारे में दिखाती है। और ब्रिटिश अखबारों और पत्रिकाओं में इस विद्रोह की जो कहानियां छपी, उससे सैनिक विद्रोहियों के द्वारा हिंसा को डरावने शब्दों में छापा गया। अब समझिए, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो 1857 का विद्रोह चल रहा था, इसमें क्या जो भी होता था वो छापा जाता था अखबार में, और वो ब्रिटेन के अखबार में छापा जाता था। यानी ब्रिटिश लोग जो थे, ब्रिटेन में रहने वाले जो लोग थे, वो पढ़ते थे, उनको पता लग रहा था न्यूज़ के जरिए कि भारतीय सैनिक जो है वो अंग्रेजों को भगा भगा कर मार रहे हैं, ठीक है। जब वो इस तरीके से डरावने शब्दों में छापा जाता था तो ये कहानियां वहाँ की जनता की भावनाओं को भड़काती थी। तो ब्रिटेन में रहने वाले अंग्रेज जो थे वो बहुत गुस्से में आते थे, किसके प्रति, भारतीय सैनिकों के प्रति, और अपना प्रतिशोध, अपना गुस्सा, अपना बदला लेने का सोच रहे थे। वो सबक सिखाने की मांग करते थे। वो कहते थे कि भाई भारतीय जो हैं वो अंग्रेजों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, उनके साथ क्या करो, उनको सजा दो, क्योंकि ब्रिटेन में ऐसा दिखाया जा रहा था। जबकि उनको ये नहीं दिखता था कि अंग्रेज भारतीयों के साथ क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों ने भारतीयों को कैसे तबाह कराए, वो उनको नहीं दिखता था। लेकिन जब भारतीयों ने 1857 में कर दिया तो उनको दिखने लगा। अंग्रेज और भारतीयों के द्वारा तैयार की गई जो तस्वीरें थी, उस समय में तस्वीरें बहुत बनाई जाती थी, ठीक है। कुछ कार्टून हो गए, कुछ प्रिंट हो गए, कुछ चित्र हो गए, पोस्टर हो गए, ठीक है, और पेंटिंग्स हो गई, ये बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे चित्र। तो वो जो चित्र थे उस समय में वो 1857 के विद्रोह को दिखाते थे। अब चित्र बनाने वाले भी दो तरह के लोग थे। एक तो थे अंग्रेज जो चित्र बनाते थे उसमें ये दिखाते थे कि जो भारतीय सिपाही हैं वो बहुत ही मतलब
क्रूर हैं, वो उनके साथ हिंसा कर रहे हैं, उनको मार पीट रहे हैं, ये सब दिखाते थे। दूसरी तरफ कुछ भारतीय थे जो अंग्रेजों को दिखाते थे कि अंग्रेज कैसे उनके साथ गलत करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मेनली इन सब चीज़ों को पढ़ना है। अब है एक हेडिंग, रक्षकों का अभिनंदन। जो रक्षक होते थे यानी जिन्होंने अंग्रेजों की रक्षा की, उनका कैसे अभिनंदन हुआ, कैसे उनको मतलब सम्मान दिया गया, वो हमको यहाँ पे पता लगेगा। इसमें कुछ इमेज और कुछ चित्र भी दिखाई जाएंगे। ठीक है, देखिए अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई जो तस्वीर थी उसको देखने से तरह तरह की भावनाएं जो हैं लोगों में पनपती थी। उनमें से कुछ में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेजों को नायकों की तरह दिखाया गया था, उनका खूब गुणगान किया गया था। यानी जो विद्रोहियों को कुचल रहे थे जो अंग्रेज, ठीक है, और जो अंग्रेज विद्रोहियों को कुचलने के बाद जो अपने लोगों को बचाते थे तो उनकी बहुत तारीफ की जाती थी। 1859 में टॉमस जॉन्स बारकर जो है, इन्होंने एक चित्र बनाया था जिसका नाम था रिलीफ ऑफ लखनऊ। ठीक है, लखनऊ की राहत, ये इसी कैटेगरी का एक चित्र था जिसमें क्या दिखाया जा रहा था, ध्यान से देखो। इस चित्र को कहा जाता है, इसमें दिखाया जा रहा है किस प्रकार से विद्रोही वगैरह जो थे इनको कुचला गया। जब विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया था तो लखनऊ के जो कमिश्नर थे हेनरी लॉरेंस, इसमें दिखाया गया है कि जो लखनऊ के कमिश्नर थे इन्होंने कैसे ईसाइयों को एक जगह पे इकट्ठा किया और इनको एक सुरक्षित रेजिडेंसी जो थी, एक जगह थी, वहां पे ले गए। किस प्रकार से ये सारे क्रिश्चियन को इकट्ठा कर रहे हैं और उनको एक सुरक्षित जगह पे ले जा रहे हैं। ठीक है, बाद में जो लॉरेंस था वो तो मारा गया, लेकिन जो कर्नल इंग्लिश थे इनके नेतृत्व में रेजिडेंसी को कहीं ना कहीं इन्होंने सुरक्षित बचा लिया। ठीक है, सुरक्षित बच गई। 25 सितंबर को जेम्स ऑन्द्रम और हेनरी हेवलॉक वहां पे पहुंचे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया, यानी इन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। तो इनको क्या है, नायक की तरह, हीरो की तरह दिखाया जा रहा है, इनका अभिनंदन किया जा रहा है। ठीक है, 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर जो था कॉलिन कैम्पबेल, ये भारी तादाद में सेना को लेकर यहाँ पे आता है और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे से छुड़वा लिया, इनकी सेनाओं को बचाया। तो इनको क्या है, नायक की तरह देखा जा रहा है। अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेराबंदी जो है उसको एक बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता यानी अंग्रेजों की विजय के रूप में दिखाया जा रहा है। ठीक है, इन चित्रों से उनको ये लगता था कि संकट की घड़ी जो है अब जा चुकी है, विद्रोह जो है खत्म हो चुका है और अंग्रेज जो है वो जीत चुके हैं। ठीक है, ये लगता था। अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा, अखबारों में छपी, अब यहाँ पे समझिए ब्रिटेन की बात चल रही है। देखो हम तो भारत में रहते थे, उस समय में हम नहीं थे, हमारे पूर्वज रहे होंगे। ठीक है, तो ब्रिटेन जो होता था वहां पे क्या होता था ब्रिटेन में, ये समझिए। देखिए अखबारों में जो खबरें छपती थी उसमें जनता की कल्पना और जो मनोदशा होती है उस पर बहुत असर होता था, क्योंकि वहाँ के जो ब्रिटेन के लोग हैं वो यहाँ थोड़ी आके देख रहे हैं क्या हो रहा है, वो अखबारों से पढ़ते थे। तो भारत में औरतों और बच्चों के साथ जो हिंसा हुई थी, इन कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जो जनता थी वो गुस्से से भर जाती थी। जब ब्रिटेन में पढ़ते थे उनको पता लगता था कि अंग्रेजों को मारा विद्रोहियों ने, तो ये गुस्से से भर जाते थे और सबक सिखाने की बात करते थे, मांग करते थे। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और अपने बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने की मांग करते थे। कलाकार जो उस समय में होते थे, जो चित्र वगैरह बनाते थे, वो पेंटिंग ऐसी बनाते थे जिसमें कहीं ना कहीं जो दुख की अभिव्यक्ति दिखाई देती थी। ठीक है, उससे भी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। ऐसा ही एक चित्र है जिसको बनाया जोसेफ नोएल पैटर्न ने। ठीक है, ये सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियल नाम का चित्र बनाया था। ये जो चित्र है इसका नाम है इन मेमोरियल। इस चित्र में क्या दिखाया गया है, अब एक बार ध्यान से देखो इस चित्र को। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें अंग्रेज औरतें और बच्चे हैं, वो एक घेरे में एक दूसरे को लिपटे दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल लाचार दिखाई दे रहे हैं, मासूम दिख रहे हैं आपको। ठीक है, कि कैसे मासूम है, इनके साथ कैसे गलत हो रहा है। मानो एक भयानक घड़ी की और आशंका दिखा रहे हैं कि एक बुरा समय आ गया है। ठीक है, उसकी तरफ दिखाया जा रहा है और ये अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, इन मेमोरियल में भीषण हिंसा नहीं दिखाई गई, आप याद रखिए, इसमें आपको मार काट नहीं दिख रही है इस चित्र में, लेकिन इस चित्र से जो संदेश दिया जा रहा है ब्रिटेन के लोगों को वो बहुत गंभीर है। इसमें हिंसा नहीं दिखाई गई, लेकिन इसमें एक इशारा किया गया है। इशारा क्या किया गया है कि ये दर्शक जो इसको देखेंगे उनकी कल्पना को झंझोड़ेगी, उसमें गुस्सा और बेचैनी का भाव पैदा होगा, क्योंकि जब देखेंगे कि अंग्रेजों की यह हालत है, बच्चे बेचारे डरे हुए हैं, औरतें डरी हुई है, ठीक है, तो उनके साथ विद्रोही कैसा गलत कर रहे हैं, तो क्या है, उन अंग्रेजों के मन में भारतीय जो विद्रोही है उनके प्रति नफरत, गुस्सा भरेगा। तो ये
जो चित्र है ये काम कर रहा है, ठीक है, यही काम कर रहा है। इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया है, तो इस चित्र से आपको ये पता लगेगा। ऐसे ही एक चित्र है यहाँ पे देखो, कानपुर में सिपाहियों से अपनी रक्षा करती हुई है ये महिला, ये अंग्रेज है मिस व्हीलर। ये किस प्रकार से अंग्रेजों सिपाहियों से अपनी रक्षा कर रही है, तो यहाँ पे भी ये चित्र आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से पेंटिंग बनाई जाती थी, और वो पेंटिंग के जरिए लोगों को सबक लोगों को मतलब उस समय का जो होता था, जो भी घटनाएं हो रही थी वो दिखाया जाता था, लोगों की भावनाओं को प्रभावित किया जाता था, ठीक है। अगला टॉपिक है प्रतिशोध का सबक, यानी लोगों के मन में था प्रतिशोध लेने की भावना। अंग्रेज मतलब बदला लेना चाहते थे कि जैसा भारतीयों ने सिपाहियों ने इनके साथ किया है, उनके साथ भी ऐसी ही चीजें होनी चाहिए। तो प्रतिशोध का क्या सबक है, इसको देखते हैं। जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से का माहौल बना, लोगों ने अखबारों में पढ़ा, चित्रों को देखा, उनको न्यूज़ से पता लगा, उनके मन में बदले की माँ बुलंद होने लगी, ठीक है। विद्रोह के बारे में जो चित्र प्रकाशित होते थे, जो पब्लिश होते थे, जो खबरें आती थी, उसने एक ऐसा माहौल बना दिया जिससे हिंसक दमन हुआ, ठीक है। और प्रतिशोध करना मतलब लाजमी है। उन्होंने कहा कि भाई जहां दिखे इंडियंस उनको मारो, ठीक है, उनको मार दो। यानी ये बिल्कुल हिंसक रूप से उसको सही मानने लगे थे, क्योंकि इनको ऐसी इमेज इनके मन में बना दी गई थी, ठीक है, जिसको देखकर इनको लगता था कि ऐसे ही करना चाहिए। फिर यहाँ पे आपके सामने वही एक इमेज है, इसमें ये क्या है, जस्टिस न्याय पंच, यहाँ की एक मैगजीन होती थी। इसमें 12 सितंबर 1857 का चित्र है, ठीक है। इसमें क्या लिखा था कि कानपुर में जो भीषण संहार हुआ था, इसके समाचार से पूरे इंग्लैंड में गुस्से की भावना यानी प्रतिशोध की भावना थी, ठीक है। और इनके अंदर अपमान का कहीं ना कहीं भाव पैदा हो रहा था कि उनके साथ गलत हो रहा है। तो न्याय की, इस चित्र को अगर आप देखोगे तो ये न्याय की एक रूपात्मक स्त्री छवि है, ठीक है। ये स्त्री है एक, जिसके हाथ में, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में आपको ढाल दिखाई दे रही है। इसकी मुद्रा आक्रामक है, इसके चेहरे पे आपको बहुत गुस्सा दिखाई दे रहा है और बदला लेने की एक तड़प दिखाई दे रही है। ये सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल रही है, जबकि भारतीय औरतें और बच्चों की भीड़ जो है वो डर से कांप रही है इसके, ठीक है। इसके अलावा भी ब्रिटिश प्रेस में बहुत सारी तस्वीरें छापी जाती थी, बहुत सारे कार्टून छापे जाते थे, जिसमें निर्मम दमन और हिंसक और प्रतिशोध की जरूरत पे जोर दिया जाता था कि जितना मतलब प्रतिशोध लेना है प्रतिशोध लो, ये चीजें दिखाई जाती थी। फिर क्या था, दहशत का प्रदर्शन। अब अंग्रेज भाई जो थे वो प्रतिशोध लेना चाह रहे थे, तो वो दहशत दिखाना चाह रहे थे। तो प्रतिशोध यानी बदला और सबक सिखाने की चाह का इस बात से भी पता लगता है कि विद्रोहियों को कितने निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा गया। उन्होंने तोपों के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया, ठीक है, और फांसी पर इन्होंने क्या करा, इसको लटका दिया। उन्होंने क्या करा कि जब बदला लेना शुरू करा तो भारतीयों को तोप के गोले पे, तोप के सामने लगाया और उड़ा दिया सीधा, ठीक है, या फिर लोगों को फांसी पे लगा दिया, लटका दिया। इन सजाओं की तस्वीरें जो थी वो आम पत्र पत्रिकाओं के जरिए दूर दूर तक पहुंचाई जा रही थी। जब इन्होंने एक्शन लेना शुरू करा विद्रोहियों के खिलाफ, विद्रोहियों को मौत के घाट उतारना शुरू करा, फांसी देना शुरू करा, तोप के गोलों से उड़ाना शुरू करा, तो उसकी तस्वीरें ये भी बनाते थे और मीडिया के जरिए अलग अलग जगह तक पहुंचाते थे, अखबारों में छपवाते थे, ताकि ब्रिटेन के लोग जो देखें इसे वो खुश हो जाते थे और पूरी दुनिया में एक संदेश भेजते थे कि ब्रिटेन के साथ अगर कोई ऐसा करेगा, उपनिवेश, हमारे उपनिवेश के साथ कोई ऐसा करेगा तो हम उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे, ऐसा अंग्रेज दिखाना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक दहशत का मतलब माहौल बनाना। फिर दया के लिए कोई जगह नहीं। इसका मतलब क्या है कि जब प्रतिशोध के लिए यानी लोगों के मन में बदला लेने की भावना हो, तो ऐसे समय में अगर कोई नरम सुझाव दे तो वो एक मजाक का पात्र बन जाता है। ऐसा हुआ भी। एक गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने का प्रयास करो। जो सिपाही थे उनके साथ नरमी से पेश आओ, ठीक है। तो इनका खूब मजाक उड़ाया गया ब्रिटिश प्रेस के द्वारा, ठीक है। इनका एक चित्र बना दिया गया। इस चित्र में ध्यान से देखो, ये कैनिंग है और इनके नीचे एक सिपाही है, सिपाही के हाथ में तलवार है और ये इनके सिर पे हाथ रख रखे हैं और इनके दोनों हाथों से खून बह रहा है। इस तरीके का ये दिखाया गया कि मतलब इनका मजाक उड़ाने के लिए ये चित्र बनाया गया था, ठीक है। तो हास्य, वहाँ की एक मैगजीन थी हास्य परक व्यंग जो सटायर लिखती थी, उसमें ब्रिटिश पत्रिका जो पंच है, उसका नाम था पंच, उसके पन्ने में एक कार्टून छपा था जिसमें कैनिंग को एक नेक बुजुर्ग के रूप में दिखाया था कि बहुत नेक व्यक्ति है। उसके हाथ में, उसका एक हाथ जो है सिपाही के सिर पे है और अभी भी सिपाही के हाथ में एक नंगी तलवार है और कटार लिए हुए वो खड़ा है और दोनों हाथों से खून टपक रहा है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे बताई गई थी।
राष्ट्रवादी दृश्य की कल्पना लास्ट में सबसे। अब देखो ये जो 1857 का विद्रोह है ना, ये क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों ने जो जुल्म किए थे भारतीयों के साथ, तो उसके खिलाफ ये विद्रोह किया गया था, ठीक है। लेकिन इस विद्रोह ने ना लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावना जगा दी, लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जगा दी। जब भी पहला राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में देखा जाता है तो हमेशा 1857 के विद्रोह को देखा जाता है, ठीक है। तो कैसे लोगों के हृदय परिवर्तन होता है यहाँ पे इसे देखिए। 1857 का विद्रोह को पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसमें देश के हर तबके के लोग जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। जब इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य की भी बात आती है तो उसमें भी 1857 की जो यादें हैं वो कहीं ना कहीं उसको जीवित करती हैं। विद्रोह के जो नेता थे, ठीक है, चाहे वो पेशवा बाजीराव हो, चाहे वो तांत्या टोपे हो, ठीक है, या रानी लक्ष्मीबाई हो, या जो भी उस समय के नेता थे, इनको नायक के रूप में दिखाया है। किसके रूप में? हीरो के रूप में दिखाया गया है, जिन्होंने कहीं ना कहीं देश के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है। उन लोगों को दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ इन्होंने कैसे लोगों को उत्तेजित किया, किस तरीके से लोगों को उकसाया और उनको युद्ध में शामिल किया, ये दिखाया गया है। खासकर जब भी बात आती है रानी लक्ष्मीबाई की, तो उनके एक हाथ में उनको कैसे दिखाया जाता है कि वो घोड़े पे हैं, उनके एक हाथ में तलवार है, ठीक है। ऐसे दृश्य में दिखाया जाता है जो अंग्रेजों के खिलाफ क्या है, लड़ रही है, ठीक है। जो अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ने वाली जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, उनके शौर्य और गौरवगान पे कुछ कविताएं भी लिखी गई हैं, ठीक है। जिसमें से आपने पढ़ा होगा कि इनको एक मर्दाना शख्सियत के रूप में देखा गया है, ठीक है, जो दुश्मनों का पीछा करते हैं और अंग्रेज सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ते हैं। आपने कविता पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, ठीक है। उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं, ठीक है, वो पनपती हैं, ये बातें बताई गई है। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बड़ा चैप्टर है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको कंप्लीट समरी मैंने आपको कराई है। जो भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है यही आपके पेपर में आएंगे। क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको कराऊंगा, जब जो क्वेश्चन आंसर कराऊंगा वही आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक साथ करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।